Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC नेट और सेट पेपर 1 में आज हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का फुल सिलेबस रिवीजन सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी पेपर 1 की नहीं की है तो ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे एंड ईजी एग्जाम्पल्स के साथ आपको सब चीज़ें समझाई गई हैं ताकि रिविजन में भी आप लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर अभी भी आप लोग 1 महीने में सिर्फ ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि पेपर 1 में इज़िली 80 प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग का इंट्रोडक्शन यानी कि शिक्षण का परिचय। सो अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये टीचिंग है। आप लोग मेरे वीडियो से, मेरे सेशन से कुछ सीख रहे हो, वो लर्निंग होती है। सो मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है टीचिंग का, वो लर्निंग को इफेक्टिव बनाना ही होता है। अब एक टीचर, एज अ टीचर आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, वो एक ऐसे लेवल पर पढ़ाओ, एक ऐसे तरीके से पढ़ाओ कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या जो भी आपके लर्नर्स हैं, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ भी जाएँ एंड एक्चुअल में एग्जामिनेशन के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट भी हो। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज लर्निंग। टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब देखो, अब जैसे आप सभी मेरे सेशंस को देख रहे हो, इसके पीछे आपका और मेरा एक पर्पस है। ठीक है, कुछ उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे जितना भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं एंड आपका ये पर्पस है कि आप अपना जेआरएफ अचीव करो एंड एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर कर अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा करते हैं तो ही उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल माना जाता है। इसके साथ ही एग्जामिनेशन में टीचिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने टीचिंग के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि टीचिंग एक बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफ़ेशन है, जो कि किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी पर्सन के फ्यूचर को एक अच्छा कैरेक्टर देता है, एक अच्छी शेप में लेकर आता है, उनका कैलिबर बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरीके से आपको कुछ डेफिनेशंस दी हो सकती हैं एंड पूछा जा सकता है कि किन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी। तो जब भी नोबल प्रोफ़ेशन की बात आए, जिससे कि एक पर्सन के फ्यूचर को हम बदल सकें, वो कहा था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ओके, इसी के साथ अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कहा है टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स। ठीक है, सो जो भी अपने एक्सपीरियंस से टीचर्स उनको चीजें देते हैं, नॉलेज देते हैं, स्टूडेंट्स कैसे उन सब चीज को इस्तेमाल करके अपने बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इसके बाद एक जो नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट आया है वो है एजुकेशन से रिलेटेड। सो एजुकेशन को लेकर के कौन से फिलोसोफर ने क्या बातें कही थी, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अब देखो, किसी पर्सन में आप, कोई पर्सन है, अगर आप में कोई एक कला है, आप में कोई गुण है, कोई टैलेंट है, अब उस टैलेंट को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कैसे किया जाए, सबके सामने कैसे लाया जाए, या किसी पर्सन को खुद भी नहीं पता होता कि मुझ में ये गुण है, ये टैलेंट है, ये सब चीजें सामने लाने में मदद करती है एजुकेशन। तो ये एक मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। दूसरा है एरिस्टोटल। खास तौर पर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो एरिस्टोटल की बहुत सी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसमें इन्होंने कहा है कि क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही एजुकेशन होता है। जॉन डेव्यू ने कहा था, एजुकेशन एज द पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। अब देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं चीजें बताती हूँ आपको। आपके सामने एक एजुकेटेड पर्सन है और एक अनएजुकेटेड पर्सन है।
आप दोनों पर्सन को सेम टास्क दे रहे हो सकता है जो कम एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड लोग हैं वो भी उस टास्क को पूरा कर लें, लेकिन उनका किसी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, किसी चीज से डील करने का तरीका क्या हो सकता है, ये बहुत डिफरेंट होता है। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एंड बहुत से फिलोसोफर्स ने एजुकेशन की अलग अलग डेफिनेशंस भी दी हुई है। स्वामी विवेकानंद की एक और डेफिनेशन ये भी है कि ही डिफाइंस एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ओके, कम समय में पेपर वन की बेस्ट तैयारी के लिए क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ फुल सिलेबस हम रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। इस रिकॉर्डेड कोर्स में आपको पूरे सिलेबस के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होगी ही, साथ में एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको डिटेल में हम प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में बेहतर रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट एंड रिवीजन सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि कंप्लीटली हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। सभी क्वेश्चंस के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी, ताकि अगर अभी तक भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी आसानी से क्लियर हो जाए। सो अभी हमारा फाइनल क्रैश कोर्स का बैच जो है वो 8 जून से शुरू हो रहा है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में स्टूडेंट्स डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे डेमो क्लासेस भी हैं एंड कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें कि यूनिट वाइज आपको फोल्डर्स मिल रहे हैं। तो जिस भी यूनिट में आपको लग रहा है कि अभी आप वीक चल रहे हो, आप उस यूनिट से अपनी तैयारी शुरू करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2018 से लेकर के 2025 तक के हम डिटेल में प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मेजर फिलोसफीज एंड अप्रोचेज इन एजुकेशन। ये टॉपिक आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें से श्योर क्वेश्चंस आते ही हैं। तो सबसे पहला है थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन के थ्री बेसिस होते हैं, तीन चीजों पर एजुकेशन निर्भर करता है। पहला है फिलॉसफी, दूसरा है साइकोलॉजी, ठीक है, और तीसरा आ जाता है हमारे पास सोशल नीड्स। ये तीन चीजों पर एजुकेशन निर्भर होती है। इसमें सबसे पहले फिलॉसफी हमें बताती है कि वाई। अगर एजुकेशन में किसी चीज का आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका रीजन है, तो एजुकेशन के बेसिस में फिलॉसफी आपको इसका आंसर जानने में मदद करती है। साइकोलॉजी बताती है हाउ, कि किसी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, वो साइकोलॉजी के अंदर आता है। एंड सोशल नीड्स बताती है व्हाट, कि आपकी क्या नीड्स है एंड कैसे उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो ये तीन है बेसिस ऑफ एजुकेशन। ओके, इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ एजुकेशन किसको कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कमेंट में ही कर दूंगी। ठीक है, अगला है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को बोला जाता है आदर्शवाद। ओके, आदर्शवाद हमें ये बोलता है कि जो भी गॉड होता है, कई लोग आपने देखे होंगे ना, वो आदर्शवादी होते हैं। उनका कहना होता है कि जो हमारे स्पिरिचुअलिज्म वाली चीजें होती है, जो हमारे भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं, गीता में कही गई बातें हैं, सिर्फ वही सत्य है। इसके अलावा इंसान जो कहते हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि समय के साथ साथ हमें भी जीवन में परिवर्तन लाने चाहिए, लेकिन आइडियलिज्म ये कहता है कि जो चीजें स्पिरिचुअल होती हैं, जो चीजें गॉड से रिलेटेड होती हैं, उनमें कभी भी बदलाव नहीं लाए जा सकते। उनमें जो लिखा है उसी को हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। इसकी एक बेसिक टर्म है, वो है माइंड एंड सेल्फ। तो यहाँ पर जो भी आपको ये टर्म नजर आती है, जहां पर भी ये टर्म आपको नजर आती है, आपने डायरेक्टली आइडियलिज्म को ही करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, इसमें कहा है कि जो भी चीजें संसार में बनाई गई हैं, भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। असली नॉलेज जो होता है इंसान का, वो उसके माइंड से ही उसको मिलता है। आसपास के लोगों से जो चीजें सीखी जाती है वो टेम्परेरी होती हैं। ये सब चीजें आइडियलिज्म में कही गई हैं। एंड आइडियलिज्म के बारे में किस किस ने कहा है, तो इसके बारे में सबसे पहले तो प्लेटो ने भी डेफिनेशंस दी थी, ये एक फिलोसोफर का नाम है। इसके बाद स्वामी दयानंद,
दयानंद जी है, स्वामी विवेकानंद जी है और श्री अरविंदो है। ये सब आइडियलिज्म के मेन प्रोपोनेंट थे। इनका नाम एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और साथ में इन सब का ये मानना था कि हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, उनमें जो भी चीज़ें कही है वो निरपेक्ष है, यानी कि एब्सोल्यूट है और बिल्कुल इटर्नल है और अनचेंजिंग है, जिनको किसी भी हालत में कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। एंड एजुकेशन के साथ अगर इसको रिलेट करने की बात की जाए, तो इसमें कहा जाता है कि इसमें हमेशा मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन पर ही ध्यान दिया जाता था कि किस पर्सन के लिए कौन सी चीज़ एक्चुअल में इम्पोर्टेंट थी, वो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती थी। सो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेकर आई हूँ, ठीक है? इसके बाद अगला आ जाता है नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म आइडियलिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहता है कि नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी। एनवायरनमेंट से ही हम सीखते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हीं से हम सीखते हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो तरीका है, वही एक इंसान फॉलो करता है। एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ चाइल्ड। ये भी इसमें कहा गया है कि एक पर्सन का, अब कोई बच्चा है, हमें पता है, बचपन से पता चल जाता है कि किस बच्चे की कितनी कैपेबिलिटीज है सीखने की। तो उनकी कैपेबिलिटीज, उनके नेचर, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको उस लेवल पर सिखाया जाना चाहिए, ये नेचुरलिज्म बोलता है। प्रेग्मेटिज्म का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस। प्रेग्मेटिज्म को प्रैक्टिस से जरूर याद रख सकते हो। इसका मतलब मैंने अब बताया, लर्निंग बाय डूइंग। ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में ना जाने कितनी बार आया है, ठीक है? कि जितनी ज्यादा आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा उसको एक्शन में लेकर आते हो, प्रैक्टिकल करते हो, उतना ज्यादा आप इजीली अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। अब जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर छोड़ो, अब आप नेट सेट एग्जाम दे रहे हो, आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, ठीक है, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको जितना मर्जी नॉलेज हो, चाहे जितने मर्जी अच्छे मार्क्स से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, अगर आप लोग अपनी टीचिंग स्किल्स पर फोकस नहीं करोगे, अपनी टीचिंग को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या वो सक्सेसफुल टीचर आप बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए प्रेग्मेटिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। इसमें बोला है कि लर्नर जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो एक्टिवली किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं और खुद से नॉलेज लेकर आते हैं। अब छोटे बच्चे ही देख लो, उनको हर चीज हम सिखाते नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमें सरप्राइज वो कर देती है कि ये इनको किसने सिखाया। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर हम जीन पाइगेट की बात करें, उनका ये कहना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो पर्सन खुद से किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करके चीजें समझता है, वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलता। अब जैसे मेरी ये एक आदत है कि कोई अगर पढ़ा रहा हो, मैं कभी उनसे नहीं समझ पाती, बेसिक्स क्लियर कर लूंगी, लेकिन याद मैं अपने रूल्स के हिसाब से करती हूँ, अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म है, एंड वो ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो इंसान कभी भी नहीं भूलता। अगला है ह्यूमैनिज्म। ओके, ह्यूमैनिज्म बोलता है ह्यूमन लाइफ और उनके गोल्स जो होते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जाती है। अब हर एक पर्सन है, सबके अलग अलग रूल्स है, सबके अलग अलग गोल्स है, तो वो ह्यूमैनिज्म के अंदर आता है, ठीक है? ये पूरी तरह से निर्भर करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। पूरी तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर ये निर्भर करता है। इसमें जैसे कॉपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस, सोशल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आती है ह्यूमैनिज्म के अंदर। तो ये टर्म्स जो है एज इट इज एग्जाम में आ सकती है, नोट जरूर कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो भी है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है, बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकूं। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, तो भी एक बार जरूर मुझे बता दीजिएगा। एंड नेक्स्ट यूनिट कौन सी चाहते हो, वो भी शेयर जरूर कीजिए। अगला है रैशनलिज्म यानी कि तर्कवाद। सो सेंस एंड एक्सपीरियंसेस, जहां पर टर्म्स नजर आएंगी सेंस एंड एक्सपीरियंसेस, दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। जो भी चीजें हम अपनी सेंसेस से, अपने एक्सपीरियंस की मदद से सीखते हैं, वो रैशनलिज्म के अंदर आता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसके अंदर आ जाता है इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस, उसकी फ्रीडम, उनके जो भी चॉइसेस होते हैं, उन सब के बारे में अगर कहीं पे बात की गई है, तो गो फॉर एक्सिस्टेंशियलिज्म।
अगला है बिहेवियरिज्म. सो बिहेवियरिज्म इट अज्यूम्स दैट द लर्नर इज अ पैसिव ऑर्गेनिज्म who may be conditioned to learn new behavior. अब देखो, आपका बेसिक बिहेवियर जो होता है किसी पर्सन का वो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी आप अगर किसी पर्सन के साथ रोज मिलते हो, पूरा पूरा दिन साथ रहते हो, तो उनकी कुछ ना कुछ आदतें आपके अंदर आ ही जाती हैं. अभी आप चाहे जितने मर्जी बड़ी उम्र में हो, जितने मर्जी छोटी उम्र में हो, बिहेवियरिज्म सबके ऊपर बराबर काम करता ही है. ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है. आपको साथ वाले की आदतें या आपकी आदतें साथ वाले में जाएंगी ही जाएंगी. नेक्स्ट है जी सॉल्ट साइकोलॉजी. जी सॉल्ट साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स. कि छोटी छोटी चीजें जो है उनको मिला करके भी हम वो नहीं बना सकते जो एक बड़ी चीज हमें देती है, एक बड़ा नॉलेज जो हमें देता है. ओके, सो ये 10 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज थी जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई है. एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जून 2023 के एग्जाम में एज इट इज़ आई थी. इसमें कहा था जैसे कि बेसिक एजुकेशन, वारधा एजुकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? महात्मा गांधी जी ने. लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, जैसे मैंने नेचुरलिज्म हमने पढ़ा है ना, वही चीज है. वो किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये स्टेटमेंट दी है. नेचुरलिज्म के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें बताया है. इंटीग्रल एजुकेशन, श्री अरविंदो. फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो भी हमारे स्पिरिचुअल चीजें हैं इंडियन फिलोसफी के हिसाब से उन पर फोकस किया जाए, ये कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने. एज इट इज आई थी स्टेटमेंट्स, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए. श्योर है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव बेसिक टीचिंग मॉडल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन है. पेडागोजी है सबसे पहले. पेडागोजी मॉडल जो होता है ये एक बेसिक और पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल मॉडल होता है. ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग पर. आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग पर ये फोकस करता है. एंड एग्जामिनेशन में जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो है कि स्टेप्स क्या होते हैं पेडागोजी मॉडल के, यानी कि शिक्षा शास्त्र मॉडल के कितने और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला है प्रिपरेशन, उसके बाद है प्रेजेंटेशन. पहला है प्रिपरेशन यानी कि किसी चीज को कैसे आप प्रिपेयर करते हो. दूसरा है कैसे किसी चीज को आप प्रेजेंट करते हो. उसके बाद है एसोसिएशन यानी कि जिस जगह पर आप उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो कैसे उसको एसोसिएट करके लिंक करके वहां पर रिप्रेजेंट करना है. उसके बाद अगला आ जाता है जर्नलाइजेशन. एंड लास्ट आ जाता है एप्लीकेशन. ये है 5 स्टेप पेडागोजी मॉडल के. ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. ओके, लिंकिंग न्यू मटेरियल टू रेलेवेंट एग्जिस्टिंग आइडियाज. ये प्रिपरेशन होता है कि अपने पुराने नॉलेज को यूज करके नए आइडियाज को कैसे आप लोग इजीली जनरेट कर सकते हो. दूसरा आ जाता है एंड्रागोजी. एंड्रागोजी मॉडल, लर्नर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड. सेल्फ डायरेक्टेड एंड्रागोजी मतलब खुद से. इतने इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं कि वो खुद को समझते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी चीज गलत है, कैसे किस चीज को फॉलो किया जाए. ओके, एंड्रागोजी मॉडल में दे डोंट रिसीव नॉलेज बट इंटरप्रेट थ्रू डिस्कवरी. एंड या इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी होता है. अपना मूल्यांकन खुद वो करते हैं. यहाँ पर उनको मूल्यांकन के लिए किसी टीचर, किसी एजुकेटर या किसी की भी ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे जो समझदार बच्चे होते हैं, जो अपना अच्छा-बुरा समझते हैं, अब जैसे आप लोग हो, आप लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, शायद आपके घर वाले भी नहीं आपको बोलते होंगे कितना बड़ा टेस्ट लेते हैं, कुछ नहीं बोलते होंगे. तो ये स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना अच्छा-बुरा समझते हैं. उनकी खुद की तैयारी कैसी चल रही है वो भी अच्छे से समझते हैं और उस अकॉर्डिंग तैयारी आगे भी करते हैं. सो एंड्रागोजी में हमेशा अडल्ट लर्निंग को फॉलो किया जाता है. एंड इसका मेजर पॉइंट होता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन ये हमेशा करते हैं. नेक्स्ट है एंड्रागोजी पेडागोजी के साथ साथ एक और मॉडल होता है ह्यूटागोजी. इसमें से काफी कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन पढ़ लीजिए. सेल्फ डिटर्मिनेशन लर्निंग इसको कहा जाता है. सेल्फ डिटर्मिनेशन लर्निंग. ठीक है.
एक टर्म और है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था बार बार कि पेडागोजी को और क्या बोला जाता है। पेडागोजी को एंगेजमेंट टर्म के साथ रिलेट किया जाता है, एंड्रागोजी को कल्टीवेशन के साथ रिलेट किया जाता है, एंड ह्यूटागोजी को रियलाइजेशन, इट गोज विथ रियलाइजेशन। ठीक है, सो ये 3 टर्म्स है, ये अगर आपने याद रख ली तो काफी इजी हो जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन समझने में। पेडागोजी एंगेजमेंट, एंड्रागोजी कल्टीवेशन, और ह्यूटागोजी रियलाइजेशन। ओके, अगला मॉडल है रॉबर्ट ग्लेजर्स मॉडल ऑफ टीचिंग। इस मॉडल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको कहा जाता है टीच द टीचर मॉडल। एंड ये एक फ्रेमवर्क होता है टीचिंग के लिए, जो कि मेजर फोकस करता है स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन पे, कि क्लास में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो ये पूरा ध्यान रखता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से पार्टिसिपेट करें, एंड फीडबैक पर भी यहाँ पर मेजर फोकस रखा जाता है। ये मॉडल रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा बनाया गया था 1970s में, इसीलिए इसका नाम रॉबर्ट ग्लेजर्स मॉडल रखा गया है। ओके, इसमें 3 मेन फेजेस होते हैं, 3 स्टेप्स पर ये फॉलो करता है। पहला है प्रेपरेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, एंड तीसरा होता है प्रैक्टिस। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट ग्लेजर्स मॉडल कौन से 3P प्रोसेस पर काम करता है, तो वो है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट मॉडल है समर मॉडल, SAMRMODEL, समर मॉडल। तो सबसे पहले तो SAMR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, A का मतलब होता है ऑगमेंटेशन, M का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, एंड R stands for redefinition। R stands for redefinition here, ठीक है। सो ये इसकी फुल फॉर्म है। दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स दिस इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर एजुकेटर्स, जहां पर मल्टीपल इंटीग्रेटेड लेवल्स होते हैं, एंड ये चीज का ध्यान रखा जाता है कि जितने भी इंटीग्रेटेड लेवल्स होते हैं इन पर अच्छे से क्लासरूम में फोकस किया जाए। ठीक है, सो एग्जाम में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म ही पहले पूछी जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली फोकस किया जाता है कि यहाँ पर कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें। टेक्नोलॉजी हेयर एक्ट्स एज अ डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूट विद नो फंक्शनल चेंज, जैसे कि गूगल अर्थ, ये सब चीजों को हम यूज करते हैं। ऑगमेंटेशन होता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है एज डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर भी डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर फंक्शनल इम्प्रूवमेंट्स। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अलाउ किया जाता है फॉर टास्क रीडिजाइन, किसी भी टास्क को वापस चेंज करना चाहते हैं, रीडिजाइन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन यूज होता है। एंड रीडेफिनेशन हमें कहता है कि इस केस में, इस स्टेप में टेक्नोलॉजी को हम परमिशन देते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू टास्क, एंड प्रीवियसली इन इनकम्प्लीटेड टास्क को भी कंप्लीट किया जाता है और न्यू टास्क को भी यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। ओके, इसके अगला मॉडल है मेरिल्स प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो ये जो टास्क होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है, इसके अंदर 5 चीजें आ जाती है। ठीक है, सबसे पहला है कि ये टास्क सेंटर्ड होता है, टास्क सेंटर्ड रहता है। इसके बाद इसमें एक्टिवेशन आता है, उसके बाद आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन, देन वी हैव एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। सो यहाँ पर एडी की फुल फॉर्म होती है एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। तो यही इसकी फुल फॉर्म भी है एंड यही इसके स्टेप्स भी हैं। अगला आ जाता है हमारे पास 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल ऑफ ई लर्निंग। सो 5E मॉडल में आपको पता है
कि 5 ई होते हैं, ठीक है? पहला ई स्टैंड्स फॉर एंगेज, दूसरा इज एक्सप्लोर, थर्ड इज एक्सप्लेन, फोर्थ इज इलेबोरेट एंड फिफ्थ इज इवैल्यूएट। तो इन मॉडल्स में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो फुल फॉर्म्स और जितनी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये काफी है। ओके, सो पेडागोजी एंड्रागोजी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब देखो डायरेक्ट डेफिनेशंस है, फटाफट से हम इसको डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट में कहा गया है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रही हूँ। मान लीजिए हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे बात करे जाऊं, बोले जाऊं, लेकिन आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, ना यस में ना नो में, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो हमारी टीचिंग लर्निंग इंटरेक्टिव नहीं होगी, रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। सो टीचिंग को यानी कि शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब ऐसे में क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, टीचिंग चल रही है, आप लोगों की डेवलपमेंट भी हो रही है, कुछ नया भी सीख रहे हो और लर्न भी कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग कॉजेस अ चेंज इन बिहेवियर। अब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही एक क्लास के बाद ही बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर अगर अच्छी टीचिंग आपके साथ हो रही है, आप एक अच्छे लर्नर हो, अच्छे से चीजों को समझ रहे हो, तो आपके बिहेवियर में चेंज होना भी निश्चित है। एक पॉजिटिव चेंज की यहाँ पर बात हो रही है। टीचिंग एक कला है, साथ ही एक विज्ञान भी है। अब किसी पर्सन को नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन वो अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, वो अपना नॉलेज बच्चों के साथ शेयर करके उनको चीजें नहीं समझा पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो टीचिंग बेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास टीचिंग का आर्ट नहीं है। और साइंस इसमें ये कहता है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स को आप क्या पढ़ा रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे बच्चों को मैं इतनी फास्ट, इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी कुछ चीजें पढ़ाऊं तो वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एंड आप लोगों को इतने बड़े जो यूजीसी नेट और सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अगर मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक-एक चीज़ बोर्ड पे लिख कर पढ़ाऊँ, तो वो भी एक गलत तरीका हो जाएगा पढ़ाने का। सो इसीलिए टीचिंग को आर्ट और साइंस कहा गया है। फेस टू फेस एनकाउंटर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ये वाला पॉइंट सब जगह अभी एप्लीकेबल नहीं होता। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल स्किल्ड ऑक्यूपेशन। किसी पर्सन के पास टीचिंग का स्किल होना बहुत ज़रूरी है। कैसे बात प्रेज़ेंट करनी है, कई लोगों को शौक भी होता है, नॉलेज भी होता है, टीचिंग स्किल्स भी होती है, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हो जाती हैं, स्किल्ड ऑक्यूपेशन यानी कि और भी चीजें हो जाती है कि वो अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक स्किल्ड पर्सन ही एक टीचर बन सकते हैं। टीचिंग इज बोथ अ कॉन्शियस एंड एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम करता है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। टीचिंग के साथ साथ कुछ चीजें और होती है, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ये टॉपिक में से पहले क्वेश्चंस आते थे, अभी नहीं आते, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। सो लेवल होते हैं टीचिंग के 3। ठीक है, स्मृति स्तर का शिक्षण जिसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोला जाता है। दूसरा है बोध स्तर का शिक्षण जिसको कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। और अगला है चिंतन जिसको कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। सो ये 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, इस टेबल को याद रख लो, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो मेमोरी लेवल सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, सबसे छोटा लेवल होता है, जिससे छोटे बच्चों को रोट लर्निंग करवाई जाती है, रट्टा मारकर चीजें पढ़ाई जाती हैं। दैट इज टेकन अंडर मेमोरी लेवल। तो ये हार्वर्ड के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। रोट लर्निंग होती है, अब बच्चे को हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, तो वो रट्टा मारकर ए फॉर एप्पल याद रख लेंगे, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि एप्पल होता क्या है, क्या उसका यूज है, तो वो थॉटलेस होती है। ओरल और रिटन टेस्ट इसमें लिए जाते हैं, लोअर क्लासेस में होते हैं, टीचर सेंटर्ड होते हैं, जो टीचर पढ़ाना चाहे, जैसे टीचर पढ़ाना चाहे, क्योंकि बच्चे को इस लेवल पर कुछ भी पता नहीं होता है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचर टीचिंग, ये मिडिल लेवल होता है टीचिंग का, जिसको कि मॉरिसन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ये थॉटफुल होता है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स बाय डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जैसे बच्चे को एबीसीडी सिखाई गई फटाफट से, यहाँ पर बच्चों को एबीसीडी का मीनिंग बताया जाएगा कि ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल एक फ्रूट होता है, इसको खाया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में मेमोरी लेवल के नॉलेज को एक अपर लेवल पर ले जाकर चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें बच्चे थोड़ा बहुत चीजों को सोचना समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये टीचर सेंटर्ड ही होता है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने आप से कुछ नहीं सीखते, जो टीचर करवाएंगे
जो टीचर समझाएंगे वही रहता है। हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट के द्वारा बनाया गया था। इनके मेन प्रोपोनेंट हंट थे। यूज ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च स्किल्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। सो अभी तक देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल में आपने जो कुछ भी नॉलेज कलेक्ट किया, उस नॉलेज को कहाँ पर यूज करना है रियल लाइफ में, कैसे उसको इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना है, कुछ नया सीखना है, वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, यही चीजें हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में कुछ चीजें पढ़ी है, ड्राइंग सीखी होगी, बचपन में ड्राइविंग सीखी, किसी ने कुछ साल पहले ड्राइविंग सीखी होगी। इमरजेंसी में कब वो चीजें कहाँ पर काम आ जाए वो हमें नहीं पता होता। तो रिफ्लेक्टिव लेवल हमें यही बोलता है कि जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी हमारे दिमाग में हमने अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल में सीखा है, उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, और ये होता है सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। डेमोक्रेटिक होता है रोल, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव रोल रहता है स्टूडेंट्स का। ये देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग ले स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज एट द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। सो हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। Okay, so next model is very very important and very very interesting, that is Bloom's taxonomy. So Bloom's taxonomy के बिना कोई भी एग्जाम पूरा नहीं होता, ठीक है। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, देखो ब्लूम ने कहा था कि जो 3 लेवल्स है टीचिंग के, इससे कुछ काम नहीं चलेगा, हमें हमारी टीचिंग लर्निंग को बहुत सारे डोमेन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए ब्लूम ने अपने हिसाब से अपनी टेक्सोनॉमी को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया था, 3 हिस्सों में बांटा था। पहला है कॉग्निटिव डायमेंशन। यहाँ पर देखो, ब्लूम ने सबसे पहले 2001 में कॉग्निटिव डोमेन दिया। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज। किसी की भी मेंटल पावर, मेंटल एबिलिटीज की अगर बात की जाए, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू कॉग्निटिव। सो उनके हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक ही डोमेन में इसको 6 हिस्सों में बांटा था। पहला ये कहा था कि सबसे छोटा लेवल रिमेम्बरिंग होता है। रिमेम्बरिंग का कीवर्ड है रिकॉल, ये मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ, ठीक है। ज्ञान, किसी चीज को कोई बच्चे सबसे पहले याद रखते हैं। अब आपने मेरे साथ बैठे हो, आप मुझे देख रहे हो ये कैसे पढ़ा रही है, कैसे पेन टैब और कैसे लैपटॉप को यूज कर रही है, तो आपने उन चीजों को याद रख लिया। उसके बाद आप उस लेवल पर, एक अपर लेवल पर उस चीज को अच्छे से समझने लग गए। फिर समझने के बाद आपने क्या किया, एक दिन उस चीज को खुद से अप्लाई किया, बिना मेरी इंफॉर्मेशन के, बिना मेरी हेल्प के उस चीज को अप्लाई किया। उसके बाद आपने एनालाइज किया कि इतना स्मूथली काम नहीं हो रहा, कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ पर आपने गलत किया। उसके बाद आपने उसी एनालिसिस के बेस पे अपने आप को इवैल्यूएट किया, अपना मूल्यांकन किया कि जैसे मैम पढ़ा रही थी, कि क्या हमने भी वैसा ही पढ़ाया? जैसे वो स्मूथली अपना लैपटॉप, अपना पेन टैब रन कर रहे थे, क्या हमने भी वैसा ही किया? तो इवैल्यूएटिंग के अंदर आता है, लास्ट में उन्होंने ये सभी पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो ये 6 फेजेस होते हैं। इसका सीक्वेंस याद रखना, एग्जाम में आपको ये ऐसे दिए होंगे, आपको अरेंज करना होगा। तो ब्लूम्स का कॉग्निटिव डोमेन ये था, लेकिन कुछ साल के बाद ब्लूम को लगा कि अभी कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज करने की जरूरत है, तो उन्होंने उसको रिवाइज भी कर दिया। आप इसको यहाँ पर एज इट इज पढ़ सकते हो। दूसरा डोमेन है ब्लूम का, वो है साइकोमोटर। इसमें पहला फेज है इमिटेशन, बेसिक लेवल की, कैसे आप किसी को देख देख के सीखते हो, फिर खुद से करने की कोशिश करते हो, उसमें आप थोड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो। फिर आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, लास्ट में वो चीज इतने प्रैक्टिस आप कर लेते हो कि नेचुरली आपके अंदर आ जाती है। आप उसमें इतने प्रैक्टिस करते हो कि आपको, देखो, शुरू में जब आप लैपटॉप चलाना सीख रहे होंगे, गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे, तो आपने अ, थोड़ा संभल संभल कर काम किया होगा। अब आपका इतना नेचुरली वो चीज आप में आ चुकी है कि आप कब ब्रेक लगा रहे हो, ऑटोमेटिकली आप गियर चेंज कर रहे हो, वो ये सब ब्लूम के हिसाब से है कि टीचिंग लर्निंग को ऐसे फेजेस में डिवाइड किया जाता है। और तीसरा है इफेक्टिव डोमेन, रिसीविंग फिनोमिना। पहले हम किसी चीज को रिसीव करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये इंफॉर्मेटिव है या नहीं। फिर उसकी वैल्यू जानते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको इंटरनलाइज करते हैं, यानी कि उसको अपनाते हैं। ये ऑलरेडी चीजें डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस की है। लिंक आपको मिल जाएगा, बस कमेंट कर दीजिए कि मैम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लिंक दे दो, मैं फटाफट से आपके साथ सारे लिंक्स शेयर कर दूंगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीजें हैं। यहाँ पर पहला लेवल है ज्ञान, और ये सब देख सकते हो। कुछ कीवर्ड्स हैं,
जैसे कि अगर हम रिमेंबरिंग की बात करें, रिमेंबरिंग में जहाँ पर आपको डिफाइन, आइडेंटिफाई, नेम, रिकॉल ये सारे कीवर्ड्स नज़र आए, मतलब कि रिमेंबरिंग कॉग्निटिव डोमेन में रिमेंबरिंग लेवल पर हम अभी बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में कहा है कि एबीसी नाम की किसी लड़की ने अपना जो है आईडी और ये सब चीज़ें वेरीफाई करवाई, मतलब कि इवैल्यूएटिंग फेज़ की बात की जा रही है। तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसको एज़ इट इज़ नोट ज़रूर कीजिए। देखो जो मैं कह रही थी ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की अरेंजमेंट पूछी जाती है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो क्या आता है सबसे पहले, रिसीव करते हैं हम, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यू, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कैरेक्टराइजेशन। देखो क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर खुद से ढूंढकर मुझे रिप्लाई कमेंट में चाहिए ही चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो मुझे करना चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। आपके सजेशंस को जरूर फॉलो किया जाएगा। एंड नेक्स्ट यूनिट कौन सी चाहिए वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास गैगनीज टेक्सोनॉमी। गैगनीज एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि सिर्फ 3 लेवल से काम नहीं चलेगा, हमें एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 9 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो वो 9 स्टेप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है गेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स। एक अच्छा टीचर बनने के लिए, खासतौर पर छोटे बच्चों की अगर यहाँ पर बात की जा रही हो, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ लाना है। इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि आज हम कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं वो उनको बताओ। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उस चीज को थोड़े से शॉर्ट में बताने का। ठीक है, फोर्थ स्टेप में कहा है कि प्रेजेंट द कंटेंट। अब यहाँ से आप अपनी क्लास को शुरू करो। लर्निंग गाइडेंस बताओ, स्टूडेंट्स को धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करो। देखो कि उनको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आई है या नहीं, उसके बाद अगले लेवल पर जाओ। परफॉर्मेंस, उनको प्रैक्टिस, देखो कितनी वो चीज़ों को समझ पाए हैं, कितना नहीं समझ पाए हैं। उसके बाद फीडबैक भी उनको प्रोवाइड करो कि कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ पर वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को असेस करो एंड एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू दी जॉब। ओके, सो इस तरीके से 9 स्टेप्स में इस चीज़ को गैगने ने डिवाइड किया था। ओके, अब जैसे कि इतनी देर से हम टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड की बात कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो टीचर लर्नर सेंटर्ड आपको आना ही चाहिए। ठीक है, टीचर सेंटर्ड वो होते हैं जिसमें टीचर फोकस रखता है, टीचर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो सब डिसाइड करते हैं। लर्नर सेंटर्ड में लर्नर पर फोकस रखा जाता है, लर्नर कौन से तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, वो सब चीजें आती है। और ये आती है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। टीचर सेंटर बेसिकली जो बहुत बड़े-बड़े क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पर 100-200 बच्चे एक साथ हों, वहाँ पर लर्नर सेंटर्ड यूज़ किया जाता है। एंड ट्यूशंस वगैरह या स्मॉल क्लासरूम्स में इंडिविजुअल मेथड्स को यूज़ किया जाता है, एंड मीडियम साइज में स्मॉल ग्रुप मेथड्स को यूज़ किया जाता है। अब लेक्चर मेथड क्या होता है? टीम टीचिंग और टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सब आते हैं टीचर सेंटर में। बस इसके नाम पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए। रट्टा नहीं मारना है कि टेबल को रट लो। अब ग्रुप डिस्कशन आपको पता है, ग्रुप डिस्कशन 100 लोगों में हो सकता है? नहीं हो सकता। ग्रुप डिस्कशन में 5, 6, 7 लोगों की ही ज़रूरत होती है, तो मतलब स्मॉल ग्रुप होगा। सेमिनार में भी थोड़े लोग होते हैं, ठीक है? तो ऐसे होगा। लेक्चर, अब 2 लोगों को आप पढ़ा रहे हो, वो लेक्चर नहीं होता, वो ट्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। ट्यूटोरियल्स की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, 2 लोगों को पढ़ा रहे हो, वो ग्रुप डिस्कशन भी नहीं हो सकता, तो दिखती सी बात है कि लार्ज ग्रुप मेथड यानी कि टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, जैसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ना, तो दिखती सी बात है कि ये लर्नर सेंटर्ड ही होगा, बच्चा अपने अकॉर्डिंग करेगा। असाइनमेंट हर एक बच्चा अपनी खुद बनाता है, तो इसीलिए ये लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी है। तो अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके देखिए, तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, पुराना तरीका होता है, पारंपरिक तरीका होता है शिक्षण, उसको टीचर सेंटर कहते हैं। इसमें टीचर एक्टिव होते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि बस बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर को कोई मतलब नहीं होते। टीचर आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ना वो स्टूडेंट से पूछेंगे समझ आया नहीं, ना वो स्टूडेंट्स को पूछेंगे इंटरेस्ट है क्लास में या नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, स्टूडेंट्स में भी इतनी पावर नहीं होती कि वो बच्चों को पूछ सके। कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, एक टीचर है, क्लास में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और चले जा रहे हैं। पारंपरिक तरीका, वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट्स नहीं। लेक्चर, टीम टीचिंग, ये सब इसके अंदर आता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड मॉडर्न होता है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स इतने एक्टिव है कि अगर आपको उनको टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा, तो वो सामने से भी पूछ लेते हैं कि अपना तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए,
या टीचर्स भी उनको सामने से पूछते हैं कि कोई दिक्कत है मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरी स्पीड में, तो आप बता सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सेशन बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है, वैसे तो ये रिविज़न सेशन है, इसकी स्पीड इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि 60 मिनट्स में आपको रिविज़न करना है, एग्ज़ाम से पहले हेल्प रहेगी, तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। Learner centered teaching means, it means what? It means learners are given an opportunity to construct knowledge and teacher is a guide in the learning process. Learner centered में टीचर उनकी हेल्प नहीं करते, पूरा काम करके नहीं देते, सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर पीएचडी करने जाओगे, रिसर्च आपको खुद करनी है, सिर्फ आपके जो टीचर हैं वो आपको गाइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि कहाँ पर चीजों पर ध्यान देना है। ओके, सो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो एक और क्वेश्चन है इसी के बेस पर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज नॉट सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। टीचर की नीड्स के हिसाब से ये होता है, इसमें बोला नॉट सेंटर्ड, तो ये बिल्कुल सही है। द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रिवॉल्व्स अराउंड कोलैबोरेटिवली डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल्स, जिसमें सबसे पहले आता है स्वयं। तो स्वयं क्या है? स्वयं में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटल प्रोग्राम है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या किसी वेबसाइट का नेम है। तो क्या है स्वयं? मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, स्वयं देखो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स देता है। बहुत से, देखो इसका टैगलाइन ही है शिक्षित भारत उन्नत भारत। ओके, सो स्वयं की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो ये है स्वयं का फुल फॉर्म। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी कोर्स के लिए बिल्कुल फ्री में एनरोल हो सकते हैं। बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए इसको बनाया गया है। करंटली अगर यहाँ पर हम 2023 के शुरुआती दिनों की बात करें, तो यहाँ पर ना जाने कितने लाख बच्चे एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं। आप इंडियन हो, इंडिया से बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप इसमें एनरोल हो सकते हो। स्वयं बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स पर काम करता है। पहला क्वाड्रेंट है वीडियो, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। दूसरे इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, ई कंटेंट, जिसको आप बाद में चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हो। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाती है, यानी कि कोई भी टेस्ट अगर आप देते हो तो आप उसके बाद उसमें असेसमेंट कर सकते हो कितना स्कोर किया है, कहाँ पर गलती हुई है। एंड इसके बाद साथ ही ऑनलाइन डिस्कशन का सेक्शन भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो ये है स्वयं। इसके बाद अगला टॉपिक है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा को 19 अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। ये डीटीएच डिश है, डिश आप लोगों के घर में होती है, टीवी सब लोग देखते हैं। ये टोटल 34 चैनल्स आपको प्रोवाइड करवाता है, डायरेक्ट टू होम चैनल्स। हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि 24/7 रन करते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा सैटेलाइट स्वयं प्रभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जी सैट 15 यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 15 जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स में यही कंफ्यूजन रहता है कि 32 चैनल्स हैं या 34, तो ओवरऑल 34 चैनल्स हैं। एंड स्टूडेंट्स क्योंकि ये 2020 में लॉन्च किए गए हैं सारे पोर्टल्स, तभी से सिलेबस में भी ऐड किए गए हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स चाहिए, लेटेस्ट डेटा जो है स्वयं प्रभा और स्वयं से रिलेटेड वो नहीं पता, तो मैं आपको बता दूंगी। स्वयं प्रभा की सबसे खास बात ये है कि इसमें अगर आप लोग चाहो तो मॉर्निंग में वो सेशंस देख लो, इवनिंग में देख लो, आफ्टरनून में देख लो, नाइट में देख लो। 34 डीटीएच चैनल्स है जिसमें वही चीजें रिपीट होती रहती है। आईआईटी की जो टीचर्स है उन्हीं की यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। जैसे आज का एक सेशन है वो हर 4-5 घंटे के बाद रिपीट होगा, ताकि स्टूडेंट अपने समय और सहूलियत के हिसाब से उसको फॉलो कर सके। चैनल के नाम अब तो नहीं पूछे जाते, लेकिन पहले पूछे जाते थे, अगर समय है तो पढ़ सकते हो। जैसे इसमें चैनल नंबर 1 है वागीज, चैनल नंबर 2 है संस्कृति, चैनल नंबर 3 है प्रबोध। ठीक है, किसके द्वारा इसको हैंडल किया गया है? जैसे ईएमआरसी जोधपुर, ऐसे जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सा चैनल हैंडल करती है? वो करती है चैनल नंबर 5, जिसका नाम है प्रबंधन। एंड ये बेसिकली सोशल साइंस, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन एंड इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली कौन से चैनल को हैंडल करती है? तो वो है चैनल नंबर 12 नेप्टेल, चैनल नंबर 14 नेप्टेल। यहाँ पर देख सकते हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आईआईटी के द्वारा बताए जाते हैं।
नेक्स्ट है यूजीसी मूक, ये भी एक स्वयं का ही वर्टिकल है। मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये भी आपको बेस्ट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देता है, बेस्ट फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, जिसमें अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। अब देखो लर्नर्स की कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ कमियां भी होती है जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है इजीली एडजस्ट टू चेंज, इंटरनल मोटिवेशन। अब देखो मैं आप लोगों को चाहे जितना मर्जी पढ़ा लूं, चाहे स्लो पढ़ा लूं चाहे फास्ट पढ़ा लूं, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा है कि मुझे एक ही टीचर है मेरे फेवरेट, मैं उन्हीं से पढ़ना है, चाहे वो टीचर हफ्ते में एक ही बार क्लास लगा रहे हो, तो ऐसे में आप एक लर्नर नहीं हो, बेस्ट लर्नर नहीं हो, क्योंकि एक लर्नर वही होता है जो इजीली किसी बदलाव को एक्सेप्ट कर सके कि अगर एक टीचर आज नहीं है तो आप दूसरे से भी पढ़ सकते हो। इंटरनल मोटिवेशन होना ज़रूरी है, अगर स्टूडेंट खुद से ही इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, तो उसको कोई भी पढ़ा नहीं सकता। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड होना चाहिए, लर्निंग पावर देख लो, सिर्फ छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फैक्टर्स कौन-कौन से जो कि टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं? टीचर, लर्नर और एनवायरनमेंट। अब सिर्फ 3 पॉइंट्स ऐसे नहीं है। टीचर के एंड पे कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके शिक्षण को प्रभावित करती हैं? जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मान लो कि मुझे बेसिक नॉलेज ही नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, क्या इससे बनते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसका सिलेबस है। तो सबसे पहला फैक्टर यही हो जाएगा हमारी टीचिंग को अफ़ेक्ट करने में। कि बच्चे मेरे पास आ गए, उनको पता है, अब मैं उनको बता ही नहीं पा रही हूँ, मुझे नॉलेज ही नहीं है, ना मुझे टॉपिक का नॉलेज है, ना मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज है, ना मुझे सिलेबस का नॉलेज है। तो ये एक ऐसा फैक्टर हो गया, एक ऐसा कारक हो गया जो कि मेरे शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि लर्नर इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स को शौक था कि हमारा बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और वो ज़बरदस्ती से एग्ज़ाम में आ गए। तो वो चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, वो इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ ही नहीं पाएँगे, ईज़ीएस्ट चीज़ों को भी समझ नहीं पाएँगे। अब जैसे मैं अपने पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कि एग्ज़ाम में कम टाइम है, स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा कैसे पढ़ना, तो मैंने सोचा चलो 60 मिनट्स में आपको हर एक चीज़ दे देते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, स्टूडेंट्स अगर ध्यान से मेरी क्लास को सुन ही नहीं रहे हैं, तो उनको इस क्लास की वैल्यू, इस क्लास की अहमियत और इसके बेनिफिट्स पता ही नहीं चलेंगे। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कि आपको सक्सेस से रोक सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं टीचिंग के। एनवायरनमेंट में ये हो सकता है कि टीचर को भी नॉलेज है, स्टूडेंट्स भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आस-पास का जो पर्यावरण है वो शांत नहीं है। आस-पास शोर इतना है, गाने चल रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कुछ हो रहा है कि पढ़ाई हो ही नहीं पाती। मेरे घर के आस-पास इतना शोर है कि मैं अपने सेशंस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। तो वो एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से एक टीचर लर्नर जितने बार यदि इंटरेस्टेड हो पढ़ाने में, वो नहीं उसको सक्सेसफुल कर पाते हैं। उसके बाद 2 टाइप के लर्नर्स होते हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं, एडोलेसेंट लर्नर्स छोटे बच्चे, और जिसको कि किशोरावस्था के बच्चे बोला जाता है। इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। एकेडमिक्स होती है जो स्कूल वगैरह से रिलेटेड है, मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बेसिक से थोड़े एक लेवल अप जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, छोटे बच्चे देखे नहीं, एक बात पे रो जाएँगे, एक बात पे हँस जाएँगे। मॉडलिंग बिहेवियर होता है सोशली उनका, एक लेवल तक बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे अगर हम 5th, 6th, 7th के आस-पास के बच्चों की भी बात करें, तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी एक आइडेंटिटी हो, हमें लोग अच्छे से पहचानें। स्कूल में भी वो चाहते हैं कि हमारी एक इमेज अच्छी हो, इमेजिनरी इमेज भी वो अपनी साथ लेकर चलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की अंडरस्टैंडिंग उनमें होती है। एक एज आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि एक एज होती है, उसमें अगर आप कुछ भी सीखना चाहो तो बहुत जल्दी से सीख सकते हो, तो वो कॉग्निटिव के अंदर आता है। हिंदी मीडियम यहाँ पर देख सकते हो और किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएँ भी देख सकते हो। अगला है अडल्ट लर्नर्स, ये बहुत समझदार होते हैं, इनको अपने अच्छे बुरे, भला-बुरा सब पता होता है। एकेडमिक, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव 4 होती हैं। बड़ी चीज़ों को कैसे अचीव करना है, ये इन बच्चों को पता होता है। इनको ये पता है कि 1 मंथ में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी 1 ही महीने में तो सिलेबस भी पूरा नहीं होता। इनको ये पता है कि कम से कम 4 से 5 महीने हमें सिलेबस पूरा करने में लगेंगे, उसके बाद जाकर पेपर कहीं पर क्वालीफाई होगा। तो एकेडमिक्स में वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको पता है कि बड़ी चीज़ को अचीव करने में समय लगता है और कैसे हमें उसको कंट्रोल में रखना है। इमोशनल होता है सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्टेड, प्रेफर अ लर्निंग कम्युनिटी, आसपास अच्छे समझदार लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपके आसपास कोई बिगड़े हुए फ्रेंड्स आपके बन गए, तो आप धीरे-धीरे उनसे बाहर निकलने लग जाओगे।
ठीक है, अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, जिससे कि वो नया कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। ओके। सो अडल्ट लर्नर्स की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि वो लीडरशिप क्वालिटीज होती है, एक्सपीरियंस होता है, अपील, रिस्पेक्ट, नोबल स्टाइल्स इनमें रहते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, हमने टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल होता है, जैसे मेरे को नॉलेज भी है, आप पढ़ना भी चाहते हो, लेकिन मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी? मेरे पास व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी? इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, वो मुझे फैसिलिटीज ही नहीं दे रहे, तो वो चीजें भी प्रभाव डाल सकती हैं हमारी टीचिंग लर्निंग में। एनवायरमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्पिटेंसी यानी कि क्षमता। अब जैसे कि आपके सेशन के लिए मैं लगातार बिना ब्रेक के 60 मिनट से बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये क्षमता होना भी जरूरी है। एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? डायग्नोसिस, पहले तो देखो, डायग्नोस करना है, आपको समझना है, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्या, आप किसी जगह पर जा रहे हो, आपके टीचर पहले दिन आपको नहीं पढ़ाते, वो क्या करते हैं, पहले दिन सिर्फ ध्यान रखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, इससे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेकर आपका नाम जानकर कुछ बड़ी चीज अचीव नहीं करते। वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को पहले दिन ऑब्जर्व करते हैं कि किस लेवल के बच्चे हैं, कितनी इनमें अंडरस्टैंडिंग है, किस चीज में इनको इंटरेस्ट है, तो वो डायग्नोसिस होता है। डायग्नोज होने के बाद, पहले दिन डायग्नोसिस के बाद दूसरे दिन से फिर लेवल जो है टीचिंग का, उस अकॉर्डिंग टीचर डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी चीजें उनके लिए जरूरी है, कैसे कैसे गाइडेंस की उनको जरूरत है, ये सब चीजें फिर उसमें देखी जाती है। देन डायरेक्शन, अ टीचर ऑफर डायरेक्शनल प्लान्स, एक टीचर ही एक बच्चे को अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, अच्छे से गाइड कर सकते हैं। एंड फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि कहीं पर भी टीचिंग लर्निंग हो या जनरल बातचीत की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर, देखो ऑनलाइन मेथड ऑफलाइन में आता है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सब चीजें, ठीक है। ऑनलाइन में हमने स्वयं स्वयं प्रभा मूक देख लिया था। लेक्चर मेथड्स होते हैं डिस्कशन में, जहां पर बच्चों को इकट्ठे इकट्ठे बिठा करके कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है डिस्कशन के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन में उनको डेमो करके प्रैक्टिकल करके चीजें बताई जाती है। क्वेश्चन आंसर मेथड में भी डिस्कशन की तरह ही होता है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। बस सेशन में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको कुछ एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इसमें आपको आंसर्स देने हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी एक टॉपिक ऐसा दिया जाएगा जिसके बारे में बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, उनको कहा जाएगा कि खुद से नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, खुद से इसके बारे में चीजें ढूंढने की कोशिश करो। और प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है, स्कूल कॉलेज में बहुत से प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे जो कि बच्चों को अपने एंड पर कंप्लीट करने होते थे। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग, जिसको मिश्रित शिक्षण कहा जाता है। क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों को मिला करके इसमें साथ रखा जाता है। अब जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन रखी है जिसमें वो डिजिटली भी आपको पढ़ा रहे हैं, ये होता है मिश्रित ब्लेंडेड लर्निंग। फ्लिप लर्निंग होता है लेक्चर एंड होमवर्क एक्टिविटीज, ठीक है। लेक्चर आप लोगों को इस तरीके से दिया जाएगा, ट्रेडिशनल में क्या होता था, पहले लेक्चर दिए जाते थे और होमवर्क दिया जाता था। उसके बाद फ्लिप लर्निंग में लेक्चर आप लोगों को लैपटॉप कंप्यूटर्स की मदद से पढ़ाए जा रहे हैं, और क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए आपको स्कूल में बुलाया जा रहा है, ये होता है फ्लिप, यानी कि उसको उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का, दैट इज इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन। अब आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो क्या है, आप लोगों ने पूरा साल क्या किया उसका मूल्यांकन करने के लिए लिए जाते हैं। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एज द प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। डेफिनेशंस पर नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आपको बताती हूँ। देखो, इवैल्यूएट करना इतना जरूरी होता है, अब पूरे साल अगर आपने क्या किया, क्या समझा, उसके लिए इवैल्यूएशन जरूरी होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव होता है जो कि क्लास के दौरान ही किया जाता है, ठीक है। क्लास में आपने क्या पढ़ा, मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ा, जैसे अभी क्लास के बीच बीच में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे दिए, तो वो क्या है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, ठीक है। या क्लास के एंड में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा कि आप क्लास में कितने एक्टिव हो। समेटिव, समरी से याद रखो, समरी कब होती है किसी भी चीज की, बिल्कुल लास्ट में, आपके फाइनल एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जाम, ये आपके समेटिव इवैल्यूएशन के पार्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल यही है। नॉर्म रेफरेंस में देखो क्या हुआ,
एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बाकी के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अगर एक स्टूडेंट की हाइट को बाकी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पर भी बात की जाएगी कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सबकी परफॉर्मेंस को टीचर्स ने कंपेयर किया। जैसे क्लास में जनरली होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे आते हैं, वो इसी बेसिस पे तो आते हैं कि पहला जो आ गया उसके साथ बाकियों को कंपेयर करते रैंक स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ये होता है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है। जैसे यूजीसी नेट सेट में क्राइटेरिया है कि जिनके भी बच्चों के 40% स्कोर होगा मिनिमम, वो क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमने क्राइटेरिया रख दिया। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है, जिस लड़की की हाइट 5 फीट से ज्यादा होगी, सिर्फ उसी को स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया हमने निर्धारित यहाँ पर कर दिया। ठीक है, फॉर्मेटिव, समेटिव, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी होती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही है। फॉर्मेटिव से हमें पता लगता है कि बच्चे क्लास में समझ रहे हैं या नहीं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हमें स्टूडेंट्स का भी पता चलता है कि वो क्लास में सुन रहे हैं या नहीं, और टीचर को भी ये पता चलता है एक समय के साथ कि शायद हो सकता है मेरे ही पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस करने की हमें ज़रूरत है, तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए लर्निंग का जो पेस है, गति जो है, उसको एक्सेलरेट करने में, बढ़ाने में मदद करता है। एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। बिल्कुल सही बात है ये। ओके, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग के कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक टॉपिक अभी रह गया है जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। इसमें से श्योर क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ डेफिनेशन बताइए। अभी आज इस वीडियो के इमीडिएटली बाद में एक शॉर्ट्स अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस। देखो, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक प्रॉपर क्लासरूम सेटअप है। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ, आपको पता है 3 बजे क्लास होती है तो पढ़ना है। तो ये एक डायरेक्ट लर्निंग का प्रोसेस है। इनडायरेक्टली आप लर्निंग कैसे कर सकते हो? कोई बच्चे गेम्स के थ्रू सीखते हैं, कई बच्चे जो वीडियोस देखते हैं अपने सोशल मीडिया पर, वहां से भी कई लोग कितना कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो वो दो तरीके की लर्निंग होती है। पहला है रिसेप्शन, गेनिंग अटेंशन बाय मेकिंग सम एब्रप्ट चेंजेस इन स्टिमुलस एंड स्टिमुलाई। इंपॉर्टेंट पर ही फोकस करेंगे। रीइंफोर्समेंट बहुत बार आता है एग्जाम में। रीइंफोर्समेंट होता है स्टूडेंट्स को जब भी फीडबैक दिया जाता है, कंपल्सरी होता है क्लासरूम में कि फीडबैक देना ही देना है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट, एडिशनल परफॉर्मेंस बाय लर्नर्स एंड इट entails feedback also। एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ने दे दी है, स्टूडेंट्स को दे दी गई, एंड साथ में उसको फीडबैक भी दिया गया। जर्नलाइजेशन मीन्स मोर प्रैक्टिस ऑफ वेरिड प्रॉब्लम सो एज टू इंक्रीज द रिटेंशन। जर्नलाइजेशन का यही मतलब होता है, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बाहर निकल सकते हो। जैसे कई बच्चे हमें बोलते हैं कि 3 आवर्स तक हम लगातार नहीं बैठ सकते, एग्जाम में कैसे बैठेंगे? तो जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी भी देखो 1 मंथ है। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 6 नवंबर को, 6 दिसंबर से एग्जाम है। ठीक है, तो आप 1 मंथ तक, 3 आवर्स तक लगातार पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, बैठने की प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, रिट्रीवल टू वर्किंग मेमोरी, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, ये मैंने आपको बताया था। रिट्रीवल का मतलब ही होता है कभी भी प्रायर नॉलेज को, पुराने नॉलेज को कैसे नई जगह पर इस्तेमाल करके हम नए आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले ये है रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस। अब यहाँ पर आपको बहुत कम टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि एग्जामिनेशन में इनके सब टॉपिक्स पर मेजर फोकस रखा जाता है। जैसे कि अगर हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करें, तो यहाँ पर एक स्टेप होता है हमारे पास सैम्पलिंग, एक स्टेप होता है हमारे पास हाइपोथेसिस, जिसमें उसकी टेस्टिंग, उसको एनालाइज करना, ये सब चीजें आती हैं। इन टॉपिक्स में से मेजर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च होती है, जिसमें आप लोगों के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक है वैलिडिटी, दूसरी है रिलायबिलिटी। अब ये सिर्फ दो टर्म्स नहीं है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इन सभी सब टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ही इस सेशन में हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है बार बार किसी काम को करना, एंड सर्च का मतलब होता है ढूंढना।
अब अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है एंड आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, तो बार-बार आपको उस पे कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, उस पे कुछ सॉल्यूशंस को ट्राई करना होगा एंड सर्च होता है कि कैसे हम बार-बार एक ही काम को करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। तो ये होता है रिसर्च। एंड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर हमारी समझ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका एक बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ये हमें रिसर्च सिखाता है। रिसर्च में भी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक मेथड। अब देखो रिसर्च में ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ काम किया, आपको उसका सॉल्यूशन शाम तक नहीं मिला तो आपने उसको छोड़ दिया, अगले दिन आप किसी और चीज पर आ गए। रिसर्च में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रिसर्च एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसपे आपको नियमों के साथ काम करना होता है। इस मेथड में हम डिस्कवर करते हैं नए फैक्ट्स को, वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स। कोई अगर मान लीजिए कोई भी मेरे रिसर्च का एबीसी नाम का टॉपिक है, उसमें कोई ओल्ड रिसर्च हो चुकी है, किसी और पर्सन ने उस पे ऑलरेडी रिसर्च कर दी है, तो उनके रिसर्च को वेरीफाई करना, उसी को आगे बढ़ाते हुए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना, उनके एक्सप्लेनेशन को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीजें हमें रिसर्च सिखाता है। एंड ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछी गई है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च को किया क्यों जाता है। अब बहुत से कारण है रिसर्च करने के। एक तो हो सकता है कि आपके पास कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या समाज में कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप उस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन अपनी अपने समाज को, अपनी कंट्री को, अपने आसपास के लोगों को दे सको, तो आप रिसर्च कर सकते हो। सो रिसर्च डिस्कवर करता है किसी भी नए फैक्ट को, जो चीज किसी भी पर्सन को पता नहीं होती, उस चीज को सर्च करना। एंड ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो, वो चीज वैलिड भी होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, तभी उस रिसर्च को सक्सेसफुल माना जाता है। ओके, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, उसको पहले अच्छे से समझना होता है, फिर चेक करना होता है रिसर्च में कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी है। कई बार क्या रहता है कि हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स ऑलरेडी उस पे काम कर रहे होते हैं, या बहुत से रिसर्चर्स ऑलरेडी उस पे काम कर चुके होते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ चुके होते हैं। तो रिसर्च के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले एज अ रिसर्चर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या इसके फिजिबल सॉल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में है और क्या नहीं है, ताकि आप उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सको। टू वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स आपके सामने है उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, तभी उसको फाइनलाइज किया जा सकता है। टू एनालाइज एन इवेंट और प्रोसेस और फिनोमिना, to identify the cause and effect relationship, to develop new scientific tools, concept theories to solve, understand scientific and non-scientific problems. सो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कहा है कि सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स में रिसर्च नहीं की जाती, साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक कोई भी प्रॉब्लम हो, रिसर्च होती ही है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, देखो लगभग लगभग 6 से 7 लाख बच्चा हर बार नेट सेट एग्जामिनेशन देते हैं। उनमें से बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि वो पीएचडी करे, तो पीएचडी में करना क्या होता है, रिसर्च ही तो करना होता है। ओके, सो रिसर्च इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है इन एग्जामिनेशन में। तो रिसर्च बेसिकली आपको हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने में, लेकिन आपको ये भी सिखाता है कि कैसे रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, कुछ नियमों को, कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ही आप रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हो। इसी के साथ रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि 100% एग्जाम में आते ही हैं। बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मेजर फोकस हमारा रहेगा रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता और वैलिडिटी यानी कि वैधता पर। ओके, सो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, बहुत से हिस्सों में बांटा गया है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। सो बाकी है ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, मान लीजिए रिसर्च के दौरान आपका कोई रिजल्ट 9.16 आ गया, आपने क्या किया, उसको 10.0 कर दिया कि 9 और 10 में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको एक्यूरेसी को फॉलो करना होता है कि अगर आपका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आया है आप उसी को फॉलो करो। क्रेडिटेबिलिटी,
कि अगर आप कहीं से किसी और का डेटा यूज़ कर रहे हो तो उनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। जर्नलाइज़ेबिलिटी की जनरल सामान्यीकरण, सामान्य चीज़ों पर फ़ोकस रखना चाहिए, ना कि डायरेक्टली आप एडवांस चीज़ों पर चले जाओ। एम्पिरिकल रिसर्च, ये रिसर्च का एक टाइप है जिसको हम आगे देखेंगे। कंट्रोल्ड फैक्टर्स की रिसर्च में ऐसा नहीं है कि तुक्के में ही आप सैंपल्स कलेक्ट कर लो, तुक्के में ही हाइपोथेसिस कर लो, तो कंट्रोल आपका होना चाहिए अपने फैक्टर्स पर, अपने डिसीजंस पर। साथ ही लॉजिकल होता है और ये रेप्लिकेबल भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की। सो देखो, रिलायबल होता है विश्वसनीय। अब आप लोग अगर रिसर्च कर रहे हो तो आप अपने रिसर्च को रिलायबल कैसे बनाओगे? इससे हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च की क्वालिटी को चेक करते हैं। आपका रिसर्च हमेशा रिलायबल होना चाहिए। जैसे मैंने डेटा की बात की थी कि अगर आपका रिजल्ट 9.16 आ रहा है एंड आप उसको 10.0 कर देते हो तो डिफरेंस दोनों में है। आपका रिसर्च यहाँ पर रिलायबल नहीं है, जो कि एक गलत रिसर्च का तरीका माना जाता है। ओके, they indicate how well a method, technique or test measure something. Reliability is about the consistency of measure and validity is about the accuracy of measure. ठीक है, देखो रिलायबिलिटी हमें बताता है कि हमने एक ही काम को कितनी कंसिस्टेंसी से किया और कैसे हम कंसिस्टेंसी से करते-करते उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुँच गए, जो कि एक वैलिड प्रूव्ड रिजल्ट था। और वैलिडिटी हमें ये बताता है कि हमने जो काम किया है, हमारा जो रिजल्ट आया है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है और कैसी है? क्या ये वैलिड है या नहीं है? तो एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट्स एज़ इट इज़ आई हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ रिलेटेड टू मेजर एंड वैलिडिटी इज़ रिलेटेड टू एक्यूरेसी ऑफ द मेजर। ठीक है, सो एग्जामिनेशन के लिए मैच द फॉलोइंग का ये श्योर क्वेश्चन है। आगे आप देख सकते हो, इनके जो टाइप्स होते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रिलायबिलिटी रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर समथिंग, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी, कितनी लगातार आप लोग किसी काम को अगर कर रहे हो और आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, ये आपको रिलायबिलिटी बताती है। The clarity and precision of data collection process are essential for the reliability of the research. कि जब आप देखो रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके अलग-अलग मेथड्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। कितनी क्लैरिटी से और कितनी स्पष्टता के साथ और कितनी सटीकता के साथ आप लोग उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, वो बताता है आपके डेटा की रिलायबिलिटी, आपके रिसर्च की रिलायबिलिटी। So, if the data collection process is unclear or imprecise, then the data that is collected will be unreliable. अगर आपको लगता है, मान लीजिए आप अपने रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड उसके लिए आपको खुद को भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, आप लोगों को लोगों से, पब्लिक से इंटरव्यू लेने हैं, उनके व्यूज पूछने हैं किसी रिसर्च को लेकर, एंड आपने गलत ऑडियंस को ही उठा लिया। आपको पूछना है कि मान लीजिए कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है हमारे न्यू जनरेशन पर, और आप चले गए किसी और ही पर्सन के पास, आप चले ही गए न्यू पर्सन के पास, तो ऐसे क्या होगा, आपकी रिलायबिलिटी गलत होगी। अगर आप गलत डेटा कलेक्ट करते हो, गलत सैंपल को सेलेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपका रिसर्च कभी भी रिलायबल नहीं होगा। तो अब एक रिसर्च को टेस्ट करने के साथ-साथ अब हमें रिलायबिलिटी को भी टेस्ट करना होता है कि क्या हम डेटा सही कलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा रिसर्च सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला है टेस्ट रीटेस्ट, इंटररेटर और इंटरनल रिलायबिलिटी। अब टेस्ट रीटेस्ट के नाम से पता चल रहा है कि एक बार टेस्ट किया, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो वापस टेस्ट कर लिया। तो सेम टेस्ट ओवर टाइम, कुछ-कुछ देर के बाद हम सेम टेस्ट को रिपीट अगर करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट। इंटररेटर होता है सेम टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल। अब एक टेस्ट अगर हमने मान लीजिए 8 से 10 साल के बच्चों पे किया, सेम टेस्ट अगर हम लोगों ने 20 से 21 साल के लोगों पर किया और सेम टेस्ट हमने 40 प्लस की एज वाले लोगों के साथ किया, और इस चीज को बोला जाता है इंटररेटर। अगला है इंटरनल, डिफरेंट, ये क्या होता है, द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, इंटरनल रिलायबिलिटी इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको टेस्ट करने के ये तरीके। नेक्स्ट आ जाता है वैलिडिटी।
सो रिसर्च की वैलिडिटी हमें क्या बताती है, वैधता क्या बताती है। अब देखो आप लोग बोलते हो ना, आप लोगों ने मोबाइल में रिचार्ज करवाया कि वो उसकी वैलिडिटी 28 डेज है, तो वैसे ही रिसर्च आप कर रहे हो, क्या ये रिसर्च का जो सॉल्यूशन है आपका वो लंबे समय तक हमें किसी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है, या फिर ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आपने सिर्फ इसीलिए किया है कि आपको जस्ट रिसर्च करना था। तो वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ एक्यूरेटली अ मेथड मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। एक मेथड को आप कितनी ईमानदारी के साथ कितने सही तरीके से कर रहे हो, एंड जिस चीज के लिए वो मेथड आप यूज कर रहे थे, क्या वो आपको उसी बात का बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च। It refers to how well the result among the study participants represent true findings among similar individuals outside the study. ओके, सो वैलिडिटी के भी 3 टाइप्स होते हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन मेजर फोकस हमारा 3 पर रहता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी। ओके, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ। रिलायबिलिटी बेसिकली 2 टाइप की भी होती है। इंटरनल रिलायबिलिटी होती है और दूसरी होती है एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। ठीक है, इंटरनल क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच अ मेजर इज कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ। एक मेजर जो अपने आप तक ही सीमित रहता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल होता है कि अगर एक से दूसरे को प्रभाव पड़े, एक में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो दूसरे पे अगर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने जो टेस्ट, रीटेस्ट और इंटररेटर पढ़ा, ये दोनों ही आपके क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी के टाइप है। एंड इंटरनल वैलिडिटी का टाइप होता है स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ मेथड एग्जाम में बहुत बार आता है। स्प्लिट हाफ क्या होता है, किसी भी चीज को 2 हिस्सों में बांट देना। स्प्लिट हाफ, आधे आधे में उसको 2 हिस्सों में बांट लेना। It measures the extent to which all parts of the test contribute equally to what is being measured. अलग अलग सबको मेजर करके इनका फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे हम रिलायबिलिटी के साथ यहाँ पर वैलिडिटी की भी बात कर रहे थे। वैलिडिटी में सबसे पहले आ जाती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट के साथ साथ यहाँ पर भी आपके पास 2 तरीके रहते हैं, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये दोनों चीजें तो होती ही होती हैं। ओके, सो इंटरनल क्या कहती है, बेटर कैजुअल रिलेशनशिप जब अपने 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में होता है, वो इंटरनल वैलिडिटी कहलाता है। एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिसर्च अकर्स, research outcomes can be journalized and applied to other cases। एक रिसर्च को हमने जर्नलाइज कर दिया और फिर हमने क्या किया, उसको किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे एक्सटेंट में उसको हम लोग यूज करने लग गए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, सो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। देखो, वैलिडिटी एक्यूरेसी बताती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिसर्च के दौरान जो हमने यूज किया है। इसमें बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट है, कंटेंट है, क्राइटेरियन है। ओके, ये सब क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वैलिड होती हैं बट रिलायबल नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिलायबल होती है लेकिन वैलिड नहीं होती। लेकिन एक अच्छा रिसर्च उसी को माना जाता है जो कि वैलिड भी हो और रिलायबल भी हो, राइट। इसी के साथ आगे देखते हैं। फिर आ गया हमारे पास स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ओके, सॉरी, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, the indicator measures the construct in a manner that convergent with other manners in terms of direction। अब देखो, किसी का लेवल है एजुकेशन का और इनकम है उनकी, ठीक है, इनकम लेवल का जो कवरेज है, द इंडिकेटर ऑल्सो अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑपोजिंग कंस्ट्रक्ट्स, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी एक इंडिकेटर होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पार्ट नहीं होता कभी भी। ऑलरेडी इन सभी पे डिटेल्ड वीडियो है, सो स्टूडेंट्स अगर अभी तक वो डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर हर एक चीज को बहुत आराम से पढ़ाया गया है, तो बस कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगला फिर हमारे पास टॉपिक आता है स्टेप्स इन रिसर्च। देखो, रिसर्च के
यहाँ पर 9 स्टेप्स हैं। आप लोग कोई और बुक पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर ना जाने कितने स्टेप्स होंगे। लेकिन बेसिकली जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं ना, वो मेजर कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसमें हमें रिसर्च के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एज़ इट इज़ पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है? ठीक है, सो यहाँ पर देखो अरेंज करना है हमें स्टेप्स ऑफ रिसर्च को। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद उसके बाद आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। कई-कई रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू को स्टेप 1 यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं दिया गया है। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, जर्नलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड कंक्लूजन। ओके, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम मिल गई, अब उसको सॉल्यूशन भी ढूंढना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास कि हम रिसर्च का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। मेथड यूज करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं। देन हम रिजल्ट एंड डिस्कशन लास्ट में आता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 2 4 3 5 एंड 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखते हैं। देखो इतने सारे टाइप्स हैं, बहुत इजी है। मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ कीवर्ड्स आपको अभी बताने वाली हूँ, जिससे ये सारे टाइप्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को आप बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ जाता है, कोई भी सवाल आ गया बेसिक सा, कि अच्छा आपने मान लिया कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, वो कैसी दिखती है, वो सिटी कहाँ कहाँ पर है, वहां पर देखने लायक चीजें क्या क्या है। हालांकि आपको कभी श्रीलंका जाना ही नहीं है, आपको शौक ही नहीं है वहां जाने का, फिर भी आपने रिसर्च किया, गूगल पे सर्च किया। तो ये बेसिक रिसर्च है कि आपने अपने इंटरेस्ट के लिए, बस अपना नॉलेज थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें सर्च कर ली, लेकिन आप रियल लाइफ में उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं करने वाले हो। दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। ओके? अप्लाइड रिसर्च होती है इमीडिएटली, जहाँ पर हमें चीज़ों को अप्लाई करना होता है। अप्लाइड और एक्शन रिसर्च इमीडिएट एप्लीकेशन वाली होती हैं। अब जैसे मान लीजिए स्कूल मैनेजमेंट है या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर आप लोग ये तो नहीं करोगे ना कि रिसर्च करने लगोगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो नहीं करोगे। ना ही स्कूल की मीटिंग बुलाओगे, ना ही किसी से परमिशन लेने लगोगे। किसी बच्चे को कुछ तबीयत खराब है, कुछ एक्सीडेंटल केस है, तो आप इमीडिएटली वहां पर एक्शन लोगे। तो जहाँ पर इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बेसिकली अप्लाइड और एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को ये अच्छे से डिस्क्राइब ज़रूर करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम हुई, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। ये डिस्क्रिप्शन ज़रूर देगा, लेकिन उससे बाहर निकलने में हेल्प नहीं करेगा इसके अलावा कुछ भी। अब जैसे आप मेरे पास आते हो कि अरे मैं प्रॉब्लम में फँस गई हूँ, मेरी हेल्प कर दो। तो मैं आपको बता दूँगी कि अच्छा ये जो है प्रॉब्लम, ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, इसको ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी, बस बता दिया। मैं आपके साथ उस जगह पर जाकर नहीं गई कि कैसे उससे बाहर निकलना है, चलो साथ में चलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस तरीके के सारे रिसर्च हैं, आगे वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो इन सभी रिसर्च के टाइप्स को भी ना फर्दर बाँटा गया है अलग-अलग हिस्सों में। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 3 टाइप्स के रिसर्च होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। एक्सप्लेनेटरी होती है, मैंने अभी बताया आप लोगों को डिटेल में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का टाइप होता है। ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का टाइप। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा क्वालिटी पर फोकस करता है, कि मान लीजिए ये कहता है कि आप चाहे 2 ही सैंपल्स लेकर आओ, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। कम ही लोगों से इंटरैक्ट करो, लेकिन वो रिसर्च का सॉल्यूशन देने वाले होने चाहिए। जैसे होता है ना कि आपको ऐसा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ 1 या 2 ही फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे होंगे, हर जगह उनके साथ आएँगे।
लेकिन कुछ क्वांटिटेटिव टाइप के होते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 100 लोगों से सैंपल ले लिया, लेकिन एक भी सैंपल से हमें सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। आपके 100 दोस्त हैं, लेकिन मुसीबत के टाइम एक भी काम नहीं आया, तो वो क्वांटिटेटिव होता है। तो वैसे ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। अब कोई मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, उसका सॉल्यूशन देने के लिए मैं 100 उसको एक्सप्लेनेशन दे दूँ, 100 तरीके बता दूँ, लेकिन क्या मुझे पता है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें पॉसिबल है? क्या मैं उनके साथ उस सिचुएशन में गई हूँ? नहीं गई हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही मेथड माना जाता है। ठीक है? जो भी चीज़ होती है, जो भी स्टोरी आपके सामने होती है, फिनोमिना होता है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है पहले यहाँ पर, फिर उसका कंक्लूज़न ड्रॉ करके उससे बाहर निकलने की कोशिश की जाती है। ओके, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वे मेथड भी आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वे स्टडीज़ इसके अंदर आती है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी इटसेल्फ इज़ इक्वेटेड विथ सर्वे रिसर्च। इट इज़ बेटर टू कंसीडर सर्वे एज़ वन कैटेगरी ऑफ रिसर्च अंडर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, सो सर्वे मेथड में क्या होता है, हम सर्वे करते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन, करंट सिचुएशन हमारे सामने क्या है, उसको पहले अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उस कंडीशन को एनालाइज करेंगे, फिर हम यहाँ पर उसको डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसका पूरा सर्वे होगा। अब आप बोलते हो ना कोई भी काम करना है पूरा सर्वे करते हैं चलो इसका, तो उसकी पूरी कुंडली निकाली जाती है, हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि क्यों हुआ, कैसे बाहर निकला जा सकता है, पहले इसमें क्या-क्या हो चुका है, फिर जाके किसी कंक्लूजन पर पहुँचा जाता है। एंड कोरिलेशनल स्टडी जो है ये क्या करती है? किसी भी इंडिपेंडेंट और 2 डिपेंडेंट या 2 इंडिपेंडेंट कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बता करके ही कंक्लूजन तक पहुँचने में लोगों को मदद करती है। सो कोरिलेशनल रिसर्च इसको कहा जाता है। आगे अगर आप लोग देखोगे तो कोरिलेशनल रिसर्च को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास 3 हिस्सों में है एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट अगर हो जाता है उसके बाद हमें पता लगता है और उसके बाद हम रिसर्च करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत जगह पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। तो भूकंप आने के बाद वहाँ पर रिसर्च हो रही है कि ये भूकंप क्यों आया? इतना भयंकर भूकंप हर कुछ-कुछ घंटे के बाद आता था, इसका क्या कारण था? वो एक्स पोस्ट फैक्टो में आता है। अब जैसे रिसेंट देखो एक करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंटार्कटिका के रीजन में ओज़ोन लेयर पतली हो रही है जिसकी वजह से अंटार्कटिका को नुकसान पहुँच सकता है। तो वो ऑलरेडी पतली हो चुकी है, वो नुकसान पहुँचा चुकी है। उसके बाद हमें पता चला, उसके बाद यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू किया, दैट इज़ टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगला है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्ट्री क्या होता है? जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है? उन्हीं चीज़ों को हिस्ट्री में जो इंसिडेंट हो चुके हैं, उन चीज़ों को उठा करके ही उनको डिटेल में पढ़ा जाए, उसके पीछे और कई राज़ और कई कारण ढूँढे जाएँ, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। देन वी हैव एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च हमेशा फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उनको ही एनालाइज़ करके कंक्लूजन ढूँढने में हमें मदद करता है। अब जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्ट्री में ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, बुक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बहुत सा डेटा है। अब उन्हीं सब डेटा को कलेक्ट करके, एनालाइज़ करके अगर आप रिसर्च करके कुछ नया निकाल लेते हो, तो उसको एनालिटिकल रिसर्च बोला जाता है। अगला है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जब भी कोई रिसर्च शुरू होती है, तो रिसर्च के बिल्कुल शुरुआती समय में एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है? ये किसी भी उस एरिया रिसर्च के एरिया को एक्सप्लोर करने में हमें हेल्प करता है, उसको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करता है कि क्या है, क्यों है, कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ये सब चीज़ें। एंड इसमें हमेशा स्मॉल स्केल स्टडी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करता है? कैजुअल रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करने में मदद कर सके। ठीक है? इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद वेरिएबल्स होते हैं उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमेशा लिखा गया है कि मैनिपुलेशन इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। चीज़ों को कंट्रोल करके रखना इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। चीज़ों का रिफ्लेक्सिव नेचर इसमें रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके?
अगला है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो ज़्यादातर एकेडमिक्स में यूज़ की जाती है, जनरल अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। एंड अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकली कैसे किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ किया जाए वो होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि एक फंडामेंटल रिसर्च क्या है। ये एक्सटेंसिव रिसर्च होती है और अप्लाइड रिसर्च आपके पास इंटेंसिव रिसर्च होती है। ओके, सो इसके लिए फिलहाल इतना ही काफी है। अगला है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होती है, चलो डिडक्टिव है पहले। सो डिडक्टिव, डिडक्ट करना, डिडक्ट मतलब कम करना, तो ऊपर से नीचे की ओर डिडक्टिव होती है। एक टॉप डाउन अप्रोच जिसमें हम अपर लेवल से नीचे के लेवल की ओर आते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोग जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि स्टार्ट हम हाइपोथेसिस से करते हैं, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उस पर आते हैं। वहीं अगर हम इंडक्टिव की बात करें तो ये आपके पास होती है बॉटम बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच होती है जो कि आपको स्पेसिफिक से जनरल की ओर लेकर जाती है, स्पेसिफिक चीज से जनरल चीजों की ओर ले जाकर ये आपको हेल्प करती है। सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है। ओके, नेक्स्ट रिसर्च की कैटेगराइजेशन है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। सो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो होती है रिसर्च में, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव होती है। इसको नोट कर लीजिए, ये होती है क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव मेथड होती है। एंड अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है ये आपका क्वालिटेटिव होता है। मैं एक ही चीज आपको शुरुआती दिनों से कहती आ रही हूँ कि आपको सबसे पहले रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को पढ़ना है, और इन दोनों के अंदर कौन कौन से रिसर्च के टाइप्स आते हैं उनको पढ़ना है। इससे आपके 90% क्वेश्चंस तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मीनिंग पता है तो आप स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑटोमेटिकली सही ढूंढ सकते हो। ओके, सो इसी के साथ अगला है रिसर्च बेसिस ऑन द प्रोसेस। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स यहाँ पर दिए हैं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव बेसिकली एक अप्रोच होती है, इट्स नॉट जस्ट अ मेथड टू कंडक्ट अ रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली इंडक्टिव, ये एक इंडक्टिव मेथड होता है। एंड इसमें स्पाइरल भी होता है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, इस लेवल से शुरू हुए और इस तरीके से जो चीजें रन होती है वो स्पाइरल होता है, कि उसी लेवल पर हम बार बार आ रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हुए। सो स्पाइरल होता है क्वालिटेटिव रिसर्च नेचर में, तो इसी तरीके से ये काम करता है। इसमें हमेशा क्वालिटेटिव में याद रखिए, एक पर्सन जब भी रिसर्च शुरू करता है तो ये हमेशा ऑब्जर्वेशन के साथ अपना काम शुरू करता है। एंड खत्म किसके साथ करता है, थियोरेटिकल पोजीशन के साथ करता है। यानी कि ये हमेशा काम करता है स्पेसिफिक टू थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये क्वालिटेटिव है एंड इसके जितने भी नीचे टाइप्स दिए गए हैं ये सब भी सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। दूसरा टाइप आ जाता है हमारे पास क्वांटिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव मैंने आपको क्या बताया, ये डिडक्टिव रिसर्च होता है। क्वांटिटेटिव हमेशा डिडक्टिव रिसर्च होता है जो ऊपर से नीचे की ओर काम करता है, यानी कि ये सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग से शुरू होगा, उसके बाद एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा उस हाइपोथेसिस को। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है, वो पहले ही किसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा, फिर जिसको एक्सेप्ट किया होगा फिर उसी को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करेगा। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बेसिस पर ही देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ टाइप्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दी है। वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर जरूर आता होगा, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। एक और क्वेश्चन है, देख सकते हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी है। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ना जाने कितनी बार एज इट इज पूछे गए हैं। तो जरूर इनका आंसर्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इनके आंसर्स मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो ऑलरेडी ये देख सकते हो करेक्ट है या नहीं मैच।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सैम्पलिंग। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सैम्पलिंग होता क्या है, क्यों इसको रिसर्च में इतनी अहमियत दी जाती है। अब सिलेबस देखोगे तो सैम्पलिंग नाम का टॉपिक कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हमारे पास तीसरे नंबर का स्टेप होता है सैम्पलिंग को सिलेक्ट करना। ठीक है। सो सैम्पलिंग एक स्टेप होता है, तीसरा नहीं, सॉरी, फोर्थ स्टेप होता है रिसर्च में। फोर्थ स्टेप होता है सैम्पलिंग सिलेक्शन। अब मान लीजिए आप लोग एक रिसर्च कर रहे हो, आप लोगों को, लेकिन अब किस रिसर्च के लिए आपको सैंपल कलेक्ट करने, कुछ लोगों को उठाना है। मेरा अगर रिसर्च का प्रॉब्लम है सोशल वर्क से रिलेटेड, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं पब्लिक में, ऐसा तो नहीं है बस मार्केट चली गई, वहाँ पे जो भी लोग दिखे, उनको उठा लिया और उनसे इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। अब इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना है। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में चले गए, वहाँ पर 1000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं। अब 10,000 लोगों से इंटरव्यू लेना, उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछना ईज़ी काम तो नहीं है, इसलिए हम फिर सेलेक्ट करते हैं सैंपल को। अब इन 10,000 लोगों में से आपने कैसे सिर्फ 100 या 50 लोगों को सेलेक्ट करना है, वो आपको सैंपल बताता है। तो ये टोटल पॉपुलेशन 10,000 थी, उसमें से हमने 150 लोगों को सेलेक्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड सैंपल। अब इन लोगों को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें पहला मेथड होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो इनको भी फर्दर आगे 4-4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है, वो आपका प्रोबेबिलिटी का टाइप है या नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप है। कोटा सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी का टाइप है या नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप है, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। सो देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है पहला सिंपल रैंडम, दूसरा क्लस्टर, तीसरा सिस्टमैटिक और चौथा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम में क्या होता है, अब 1000 लोगों में से पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 1000 लोगों के बीच चली गई, वहां से मैंने रैंडम ली। रैंडम क्या होता है, बिना सोचे समझे, बस ऐसे ही। मान लो किसी की मुझे पर्सनैलिटी अच्छी लगी, कोई मुझे देखने में बहुत इंटेलिजेंट लगा, किसी का मुझे बात करने का तरीका अच्छा लगा, रैंडमली मैंने किसी से भी इंटरव्यू ले लिया, ये होता है सिंपल रैंडम। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इतने लोग हैं, इनमें से किसी को भी बिना रूल के, बिना कुछ सोचे समझे उठा लिया, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का ही टाइप है, जिसमें कि आपके सामने अगर स्टूडेंट्स हैं, आपने एक सिस्टम के साथ उनको सेलेक्ट किया। जैसे यहाँ पर देखो, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर तीसरे को किया, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर तीसरे को किया, फिर 2 को छोड़ दिया, तीसरे को किया। इस तरीके से हमने उठाया रैंडमली ही, बिना लॉजिक के लोगों को उठाया, बिना उनके बैकग्राउंड, बिना उनका इंटरेस्ट जाने, लोगों से इंटरव्यू ले लिया। बस लॉजिक इतना सा था कि हमने 2-3 लोगों को छोड़कर, 2-3 लोगों को छोड़कर यहाँ से चीज़ें, लोगों को पिक करना शुरू कर दिया। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बेसिकली यूज़ करता है स्ट्राटा को। स्ट्राटा का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप्स। अब जैसे कि अगर हमने 1000 लोगों का टोटल पॉपुलेशन लिया था, 1000 लोगों में से मैंने क्या किया, छोटे-छोटे ग्रुप्स बना दिए। मान लीजिए एक ग्रुप में मैंने बॉयज़ को अलग कर दिया और दूसरे ग्रुप में मैंने गर्ल्स को अलग कर दिया। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स अलग-अलग हो गए। अब ये क्या कर दिए, मैंने 2 स्ट्राटा बना दिए। अब रैंडमली यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा। ये देखो, स्ट्राटा बना दिए। पहली रो में 3 लड़कियाँ खड़ी थी, मैंने बोला 3 में से 1 आ जाओ। दूसरी रो में 3 लड़कियाँ थी, मैंने बोला सेकंड आ जाओ। तीसरी रो में भी अगर 3 लड़कियाँ होंगी, तो यहाँ से मैं इस वाली को उठा लूँगी। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में स्ट्राटास करते हैं, छोटे-छोटे अलग-अलग ग्रुप्स में बनाते हैं, फिर वहाँ से उठाते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग भी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह ही होता है, जिसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पर कोई मेल, फीमेल या हाइट, जेंडर, ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, बस रैंडमली यहाँ पर हमने कुछ ग्रुप्स बना दिए, कि ऐसे स्टूडेंट्स को बोल दिया कि चलो अपने-अपने फ्रेंड सर्कल के छोटे-छोटे ग्रुप्स बना लो। तो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, 4-5 लोगों का ग्रुप होगा, कुछ 10-12 लोगों का ग्रुप होगा, तो वो उस ग्रुप में बन गए, और हर एक ग्रुप से मैंने एक-एक बच्चे को पिक कर लिया सैंपलिंग के लिए, वो क्लस्टर सैंपलिंग होता है। तो ये इमेजेस को याद रख लो, बहुत ईज़ी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि टफ क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बिल्कुल भी नहीं आते। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लो, ऑलरेडी मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ, नहीं देखी है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सैंपलिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दो, ताकि मैं शेयर कर सकूँ आपके साथ लिंक। अब ये 4 टाइप्स जो है, ये है आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होता है? कन्वीनियंस सैंपलिंग में मान लीजिए लोग हैं, उसमें से हमने टॉप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। टॉप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? जैसे कन्वीनियंस, मेरे हिसाब से मुझे जो कन्वीनिएंट लगे, देखो
टॉप भी छोड़ो, कन्वीनियंस क्या होता है, अपने हिसाब से जो ईज़ीएस्ट लग रहा है। मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैंने बोला कि चलो किसी को भी सेलेक्ट करना है, ऐसे करो जो पहली रो के 10 लोग हैं, आप सब आ जाओ। कन्वीनियंस था, मुझे भी था, उनको भी था। पीछे से किसी को बुलाती तो उनको आगे स्टेज तक आने में समय लगता। दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, वॉलंटरी, अब जैसे मैंने मान लीजिए किसी स्कूल, कॉलेज में जाकर अनाउंसमेंट कर दी कि मैं कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक रिसर्च कर रही हूँ। तो जो-जो स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड नॉलेज है, जो-जो इसके लिए मुझे रिव्यूज़ देना चाहते हैं, अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। तो वॉलंटरी, अपनी इच्छा से कोई भी स्टूडेंट आगे आकर मुझसे बात कर सकते हैं, इस सैंपल का एक हिस्सा बन सकते हैं। पर्पसिव सैंपलिंग होता है जिसमें एक पर्पस होता है। अब मान लीजिए कि मेरा रिसर्च है हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, ये मान लो। अब यहाँ पर पर्पसिवली मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगी जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री है, या जो हिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिनको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। तो पर्पस है हमारा, हम उसी फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स को उठाएँगे। एंड लास्ट आ जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसमें आप देख सकते हो कुछ ग्रुप्स क्रिएट कर दिए गए हैं, सब ग्रुप्स बना दिए गए हैं एंड उस तरीके से वहाँ से स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट और नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो सैम्पलिंग पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, यहाँ पर देख सकते हो, इस वीडियो के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें हर एक चीज़ को और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगला टॉपिक आ जाता है फिर हमारे पास हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस भी रिसर्च का ही एक स्टेप्स का सेक्शन आ जाता है। हाइपोथेसिस आप लोगों को सिलेबस में कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। अब आप लोग मेरे पास आए कि मैम एक प्रॉब्लम में फंस गई, इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन दो। तो मैंने बोल दिया कि अच्छा ये काम करो, आप बाहर निकल सकते हो, ये ट्रिक भी कर सकते हो, या फिर ऐसे करो, ये काम कर लो, जरूर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये परिकल्पना थी, मैं कभी इस प्रॉब्लम में नहीं फँसी, बस मैंने आपको मदद करने के लिए कुछ रैंडम गेस किए, ठीक है? वैसे ही रिसर्च प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ रैंडम गेस करने पड़ते हैं, ताकि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। हाइपोथेसिस में अब रैंडम गेस कर लिया वैसा तो नहीं है, आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको सब दोस्तों ने कुछ-कुछ आइडिया दे दिया कि ऐसा-ऐसा कर लो, ईज़ी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है अब आप सबकी ट्रिक ट्राई करोगे, आप सुनोगे सबसे, लेकिन उसके बाद उस पे थोड़ा-सा विचार तो करोगे ना, खुद से सोचोगे कि अच्छा ये काम अगर करूँगा, गलत ना फँस जाऊँ, ये काम अगर करूँगा, हो सकता है सॉल्यूशन मिल ही जाए। इस काम को करने में तो सोचने में भी रिस्क है, तो इसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया। तो हाइपोथेसिस भी ऐसा ही होता है। हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट करना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है, ये एक रिसर्चर के हाथ में होता है। Okay, hypothesis testing use sample data to make inference about properties of a population study. हाइपोथेसिस को टेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है एंड दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल और ऑल्टरनेटिव। एंड दो टाइप के एरर्स होते हैं इसमें, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ठीक है, अगर गलत कंक्लूजन हो जाता है, देखो दो स्टेटमेंट्स हैं और हमें पता है कि ये दोनों कंडीशन से हम किसी गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे, रॉन्ग पाथ हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। सो टाइप 1 और टाइप 2 एरर से पहले हाइपोथेसिस के टाइप्स देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से जाना जाता है और अल्टरनेटिव को HA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, null hypothesis states that there is no significant relationship between variables. कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर हम बोलते हैं A और B दोनों मेरे लिए तो बराबर हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस बोलता है कि A कभी भी B के बराबर हो ही नहीं सकता। मैं बोलूंगी कि राम और श्याम दोनों का बिल्कुल बराबर नॉलेज है, इक्वल लेवल पर है दोनों। ये नल हाइपोथेसिस बोलेगा कि इनका नॉलेज कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। दोनों में चाहे छोटा सा डिफरेंस होगा, लेकिन होगा जरूर। दिस शुड बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो नल हाइपोथेसिस को हम जब रिसर्च हाइपोथेसिस की टेस्टिंग चल रही होती है, तो उस समय एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 100% श्योरिटी है कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट ही करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑल्टरनेटिव ये बोलता है कि हमेशा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता ही है, कि ए बी के बराबर होगा ही होगा, चाहे 100% नहीं होगा, 10% सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन होंगी जरूर। ये कहता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको सिंपली रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोला जाता है।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे ज्यादा हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज किया जाता है। अब देखो ये है हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 या HA बोला जाता है इसको, और नल को H0 बोला जाता है। अगर एक रिसर्चर ने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया, एंड ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर दिया, तो कौन सा एरर यहां पर होगा, तो यहां पर टाइप 1 एरर होगा। ठीक है, व्हेन अ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड यू रिजेक्ट इट। अगर मान लो एक कंडीशन ऐसी थी, एक डिसीजन आपके लाइफ का ऐसा था जो कि आपके लिए सही था, ट्रू था, लेकिन आपने ना जाने किस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया, उस डिसीजन की ओर गए ही नहीं, तो आपने कर दिया टाइप 1 एरर। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर एक डिसीजन आपके लिए बिल्कुल गलत था, लेकिन आपने किसी भी रीजन की वजह से उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया आपका टाइप 2 एरर। तो ये दो टाइप के एरर्स होते हैं। ठीक है, ये देखो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है ये, और ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस को फेल टू रिजेक्ट करना था लेकिन किया नहीं, तो टाइप 1 एरर आ गया, और रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 नहीं तो टाइप 2 एरर। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना है, एक आधा बार प्रैक्टिस कीजिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये देखिए, नल इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस सही था, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर हो गया, जिसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। वैसे ही नल हाइपोथेसिस गलत था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, करेक्ट डिसीजन था, इफेक्टिव एग्जिस्टेंस थी। ठीक है, तो यहाँ पर चीजों को देख सकते हो, अच्छे से पढ़ लीजिए। हाइपोथेसिस में डिस्क्रिप्टिव, नल, एक्सप्लेनेटरी और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के 4 टाइप्स होते हैं, जिसके आंसर्स भी यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है वेरिएबल्स की। सो स्टूडेंट्स देखो, वेरिएबल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पहले नहीं आते थे, अभी रिसेंट अगर हम 2023 में देखो, मार्च में पेपर हुआ, जून में पेपर हुआ, इसमें 2 शिफ्ट्स हुई हैं। ठीक है, 2 साइकिल्स हुए हैं, सॉरी, सभी शिफ्ट्स में लगभग इससे क्वेश्चंस आए थे। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप किसी पर्सन को भी यहाँ पर वेरिएबल मान सकते हो, किसी कार को वेरिएबल मान सकते हो, किसी बुक को वेरिएबल मान सकते हो रिसर्च के दौरान। एंड वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सॉरी, कैटेगोरिकल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। Quantitative variables vary in degree or amount, such as annual income, and categorical variable vary in type of kind of gender. ठीक है, कैटेगोरिकल यानी कि कैटेगरी, मेल फीमेल अगर हमने कर लिया। क्वांटिटेटिव हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपने कहा है एनुअल इनकम, किसी पर्सन की एनुअल इनकम मान लो 10 रुपए है, किसी की 5 रुपए है, तो ये हमने क्या किया, क्वांटिटी चेक की। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के साथ साथ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी हमारे पास आते ही हैं। अब वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए भी कुछ स्केल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल होता है। तो एक ग्राफ के थ्रू मैं बताती हूँ कि कैसे इन स्केल्स को मेजर किया जाता है। सो देखो, वेरिएबल्स में ना सबसे पहले तो आपके पास मैंने बताया क्वालिटेटिव होता है। सो क्वालिटेटिव के अंदर आ जाता है नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल आ जाता है जैसे कि किसी का मैरिटल स्टेटस है, किसी का जेंडर है, किसी का सेक्स है, ये सब आ जाता है नॉमिनल के अंदर। उसके बाद आ जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जैसे कि मान लीजिए, इसको आप ऐसे रैंकिंग स्केल भी कर सकते हो, कोई बच्चा किस रैंक पर आ रहा है, किस लेवल पर आ रहा है। या फिर एक एग्जांपल ले लें कि कोई पर्सन कैंसर पेशेंट है, कोई स्टेज 1 पे है, कोई स्टेज 2 पे है, कोई सिर्फ हल्के से लेवल पर है कि वो पेन किलर्स है, इनसे भी टिक सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लेवल का जो एनालिसिस होता है, वो हमें ऑर्डिनल स्केल बताता है। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है क्वांटिटेटिव। नॉमिनल ऑर्डिनल हमने देख लिया, क्वांटिटेटिव में आ जाता है आपके पास इंटरवल। जैसे कि आप डिग्रीज का इंटरवल कर रहे हो,
कि मेरा जो रिजल्ट है वो हमेशा 68% से लेकर के 98% के बीच में आता है, या यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री के बीच में आता है। तो ये एक इंटरवल स्केल हमें रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही आ जाता है रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या करता है, किसी भी जैसे कि पल्स का रेट है तो वो रेशो स्केल के अंदर आ जाता है। तो ये 2 टाइप्स आते हैं क्वालिटेटिव में, ये 2 टाइप्स आते हैं क्वांटिटेटिव में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट क्या होता है, गैस्ट्रिक सेक्टर्स में आ जाता है, और इंडिपेंडेंट जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, अपने एंड पर ये एक तरीके से अगर काम करता होगा। ठीक है, सो इस तरीके की कुछ चीजें हैं, जैसे जो मैंने एग्जांपल्स बताए ना कि नॉमिनल का बेस्ट एग्जांपल है किसी का सेक्स चेक करना, किसी का जेंडर चेक करना, मेल फीमेल, ये सब चीजें हैं, तो ये नॉमिनल में आती है। ऑर्डिनल में इवैल्यूएटिव कॉनोटेशन का टर्म यूज किया जाता है, इवैल्यूएटिव कोनोटेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। अगला है टॉपिक रिसर्च एथिक्स। रिसर्च की नैतिकताएं, अब देखो किसी भी काम को करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नैतिकताएं होती हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही रिसर्च में कुछ नैतिकताएं हैं, जैसे कि रिसर्च के दौरान आपको बेईमानी नहीं करनी है, जो रिजल्ट आए हैं वही एज इट इज रिप्रेजेंट करने हैं, किसी और का डेटा चोरी करके इस्तेमाल नहीं करना है, किसी और के परमिशन के बिना उनकी रिसर्च रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाना है। इस तरीके की कुछ चीजें होती है जो कि रिसर्च एथिक्स के अंदर आती है। एज अ रिसर्चर आपको वो फॉलो करना जरूरी है। ओके, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आप अपनी रिसर्च के लिए किसी भी ह्यूमन, किसी भी एनिमल, खासतौर पे मेडिकल साइंस की बात की गई है, एनिमल ह्यूमन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि उनको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। आप जनरली भी अगर किसी पर्सन से अपने रिसर्च के लिए इंटरव्यू ले रहे हो, आपको उनसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो इतना ज्यादा आपको उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना कि वो आंसर ना दे पाए। तो ये सब चीजें रिसर्च एथिक्स के अंदर आती हैं। रिसर्च एथिक्स में सबसे पहली चीज ये आती है कि उस पर्सन से जिनसे आप इंटरव्यू लेना चाहते हो या पूछना चाहते हो कुछ, तो उनसे ये सबसे पहले पूछा जाए कि हम आपसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम आपसे कुछ डिटेल्स चाहते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? हम आपके 15 मिनट लेंगे, हम आपके 10 मिनट लेंगे। तो ये रिसर्च एथिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रॉब्लम्स इन रिसर्च, एथिकल प्रॉब्लम्स क्या है? प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी, किसी और के डेटा को एज इट इज यूज कर लेना। उसके बाद है बल प्रयोग, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, गोपनीयता भंग करना, उपकारिता, किसी ऐसा तो नहीं है, देखो साहित्यिक चोरी बहुत गलत काम है, जबरदस्ती किसी से काम करवाना भी गलत है। गोपनीयता, अब आपकी रिसर्च के दौरान आपको बहुत सी चीजें हो सकता है जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट रखनी पड़े, आप अगर उसको भंग कर देते हो या यहाँ की बात वहां कर देते हो, किसी और के रिसर्च डेटा का यहाँ वहां बातें पहुंचाते हो, तो भंग करना। ठीक है, उसके बाद उपकारिता, किसी पे उपकार करके क्या आप रिसर्च कर रहे हो, निष्ठा, पूरी निष्ठा से आपको काम करना है। सो यहाँ पर एथिकल प्रॉब्लम्स की बात की गई है। सो ए बी सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी ओनली, डी भी होगा बेनिफिशियंस। ठीक है, उपकारिता, यहाँ पर किसी पे आप उपकार नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो जो चीजें हमने अभी पढ़ी उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हो। प्लेजरिज्म है, कोएशन है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, बेनिफिशियंस है एंड फिडेलिटी है। सो स्टूडेंट्स, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस आर नॉट नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च। सो क्या बिल्कुल गलत है। ठीक है, और रीजन इसका बताया है, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैव टू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर परसुइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सीलेंस। बिल्कुल सही है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली आंसर्स हैं, ताकि पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब देखो रिसर्च में ना हमें कुछ चीजें यूज की जाती है, जैसे कि हमें थीसिस लिखनी होती है, हमें सिटेशन का यूज किया जाता है। सो सिटेशन क्या होता है? इट इज अ वे यू टेल योर रीडर्स दैट सर्टेन मटेरियल इन योर वर्क केम फ्रॉम अनदर रिसोर्स।
अब मान लीजिए आप लोगों किसी एबीसी नाम के टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो एंड आपने किसी बुक से रेफरेंस लिया है, किसी बुक से, किसी के बड़े रिसर्चर की बुक से हेल्प ली है, तो आप उसको सिटेशन में ज़रूर मेंशन करोगे कि हमने जो पढ़ा है, जो यहाँ पर आप इस बुक में पढ़ने वाले हो, इसके लिए हेल्प इस नाम की बुक से ली है, जो इस नाम के रीडर की है। It also gives you readers information necessary to find the location details of the source on the reference or work cited page. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि हाँ, ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको इस पूरे लेक्चर में जो भी यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं, ये हमारे ही जो हमारी ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से हमने लिखी है, वहाँ से ही मैंने कॉपी पेस्ट की है। तो अगर मैं सिटेशन लिखूँ तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी वेबसाइट का, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी मैं खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन वेबसाइट में चीज़ों को डिटेल में लिखा होगा, सो सिटेशन में भी ऐसे ही चीज़ों को रिप्रेज़ेंट किया जाता है। एमएलए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए एज अ रेफरेंसिंग स्टाइल। सो देखो, जब भी रिसर्च थीसिस लिखी जाती है तो उसमें लिखने के कुछ स्टाइल होते हैं। वैसे तो आपकी यूनिवर्सिटी वो आपको बताती है, लेकिन जनरली कुछ स्टाइल्स होते हैं, जैसे एपीए होता है, एमएलए स्टाइल होता है। ठीक है। हार्वर्ड प्रणाली होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो हार्वर्ड सिस्टम है, एमएचआरए, शिकागो बहुत फेमस है, आई ट्रिपल स्टाइल बहुत फेमस है। तो वैसे ही एमएलए भी होता है। एमएलए की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। एग्जाम में आया है क्वेश्चन, एमएलए की फुल फॉर्म, एपीए की फुल फॉर्म बहुत बार आती है। थीसिस क्या होती है? थीसिस बेसिकली एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है दैट asserts the position of a paper will be taking. This statement should be both specific and arguable. Generally, the thesis statement will be placed at the end of the page, end of the first paragraph of your paper. So thesis भी बहुत ज़्यादा important होती है and इसके बिना कोई भी research paper finalize नहीं किया जाता कभी भी। Okay, so समटाइम्स नोन एज थीसिस, जिसको कि कभी-कभी डिसर्टेशन भी बोला जाता है। सो कभी भी डिसर्टेशन एंड थीसिस हो तो परेशान नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। डिसर्टेशन जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के समय मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं। एंड थीसिस यूज़ की जाती है टर्म पीएचडी डिग्री के दौरान। चीज़ें वो सेम ही है। बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ बुक्स होती हैं एंड अदर रिसोर्सेज होते हैं जिनको आपने यूज किया। अब कोई इतना स्कॉलर तो नहीं होगा कि रिसर्च के लिए उसको किसी भी रिसोर्स की जरूरत ही ना पड़े। आप भी तो अपनी रिसर्च के लिए कोई ना कोई बुक पढ़ोगे, किसी जगह पे जाओगे, किसी की हेल्प लोगे। तो आपने अपनी रिसर्च के दौरान कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिए, कौन कौन सी बुक्स ने आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा हेल्प की, वो सब चीजें बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखी जाती हैं, ताकि अगर आपका रिसर्च पेपर भी आगे चलकर कोई पर्सन और पढ़ता है तो उन लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ये जानने में कि बेस्ट रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, बेस्ट रिसोर्स कैसे मिलेगा। ओके? इसमें बिब्लियोग्राफी में देखो ऑथर का नाम, उनका टाइटल, वर्क, पब्लिकेशन, कहाँ से आपने चीज़ें पढ़ी थी, हर एक पॉइंट को डिटेल में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बिब्लियोग्राफी क्या है? सो बिब्लियोग्राफी में लिस्ट ऑफ बुक्स होती है जहाँ से आपने रेफरेंस लिया था, वो बुक्स जिन्होंने आपको मदद की थी आपके रिसर्च को सक्सेसफुल करने में। स्टेजेस एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रेलेवेंट, तो देख सकते हो आंसर। सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज इंपॉर्टेंट है, फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है, फिर इंडेक्सिंग की जाती है रेफरेंसेस में। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिसर्च, अब देखो रिसर्च में ना मेथड्स भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये जो जितने भी आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस रिसर्च के जो पार्ट्स होते हैं, इनको हम अलग से सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री ये सब चीजें क्या होती हैं, तो बस कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन रिसर्च के क्या क्या नुकसान है? एक्सपेंसिव तो नहीं होती, घर बैठे-बैठे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। सैंपल्स कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड, सैंपल आप अब देखो ऑनलाइन अगर आप किसी पर्सन से सैंपल ले रहे हो, उनका इंटरव्यू ऑनलाइन ले रहे हो, तो क्या गारंटी है कि वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं? क्या गारंटी है कि बाद में आप फिर उन पर्सन से मिल पाओगे और चीज़ों को क्लियर कर पाओगे? तो सैंपल्स का ये पॉइंट बिल्कुल सही है की डिसएडवांटेज होती है, देयर कैन बी एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन। अब ऑनलाइन है, कई बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है।
टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में लीड टू इनकंसिस्टेंसीज, सेम पॉइंट है। एंड ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आर रिजिड, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। सो बी सी डी आपके पास सही ऑप्शन होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में पूछा, सो यहाँ पर है इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज एन एग्जांपल ऑफ। सो देखिए, टेक्निकल लैप्स ऑन पार्ट ऑफ द रिसर्चर, inadequate provision of ICT resources, violation of research ethics, absence of technical expertise of ICT resources। so ICT यानी कि कंप्यूटर्स, इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे एक पर्सन को रिसर्च करने में हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई हैं रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर के थीसिस, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके रिसर्च की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कौन कौन सी वेबसाइट्स है, कब बनाई गई, क्या इनका मेजर कारण था, और कैसे एक रिसर्च को बेहतर बनाने में आईसीटी यानी कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी मदद भी कर सकता है लेकिन नुकसान भी कर सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे डिटेल्ड वीडियो में लेकर आऊंगी। पेपर 2 के बेस्ट रिवीजन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम का क्या अपडेटेड पैटर्न चल रहा है, क्या लेवल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। देखिए, आपका नेट और सेट एग्जाम है, उसके बाद चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हो या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो ये एमसीक्यूज और नोट्स आपको उसकी तैयारी में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके सबके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको ये नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके जानकारी ले लीजिए। एक ही बार फीस पे करनी होगी और आपके लिए फिर लाइफ टाइम का एक्सेस आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ का। तो बेस्ट वे है रिवीजन करने का आज आज ही इस एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन जरूर बहुत पसंद आया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। एंड आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर हो गए हैं। अगर गलती से कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर मुझसे मिस हो गया है, बस कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो आपके लिए आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।